चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस जब पढ़ेंगे तो उसके लिए ध्यान रखना है कि पेपर 2 में हमारे यह टॉपिक कवर किया गया है। पेपर 4 में भी 2 यूनिट है हमारी एथिक्स के अंतर्गत जो गवर्नेंस से संबंधित हैं, और यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पेपर 5 की हमारी जो 12वीं यूनिट है, जिसमें आपका सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, ये सारे टॉपिक मेंशन है। तो हर टॉपिक पर जो भी यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है, सीधा सीधा इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न अगर एक टॉपिक विशेष पर पूछा जाता है तो उस पर पूरा अप्रोच अपने पास होना चाहिए कि अगर लिखने के लिए आता है तो हम कैसे इस पर टैकल करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे बनाएंगे, मेन बॉडी कैसे टैकल करेंगे, और उसके बाद कंक्लूड जब करेंगे तो वहां कौन कौन से कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अभी आज हम लोग जान लेंगे कि गवर्नेंस का कोई टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी टॉपिक आएगा, चाहे पेपर 2 में आता है। देखो जब हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं पेपर 5 में, तो बस यूपी सेंट्रिक जो सरकार के इनिशिएटिव हैं या उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन को सुशासन में बदलने के लिए जो आपकी टूल्स हैं वो सारे यहां पर डिस्कस कर लेंगे। और जब पेपर 2 में करना है तो वहां उदाहरण आपको बदल देने हैं, खाली उदाहरण आपके चले जाएंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो आपके इनिशिएटिव चालू किए गए हैं। ठीक है, वहीं जब एथिक्स में ये यूनिट आपको डिस्कस करनी है, जैसे सिटीजन चार्टर वहां भी लिखना है, सूचना का अधिकार वहां भी लिखना है, वहां थोड़े नैतिक पहलू ज्यादा आपके शामिल कर देने होते हैं। क्लियर है, शामिल आपको देखो अलग अलग आयाम पर करने जिस पेपर में जैसे पूछा जाएगा। अब बस है क्या, जनरल जो पॉइंट है वो तो सिमिलर ही रखने हैं ना हर जगह। तो यहाँ ऐसे अप्रोच के साथ हम लोग इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे कि कहीं पर भी दिक्कत ना आए, हर जगह आप इस पर लिख पाओ, सहज हो जाओ एकदम। ठीक है, शुरू करें फिर बिना देर किए हुए। बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक है, बढ़िया से करना है आज के बाद, फिर गवर्नेंस पर कतई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं गुड गवर्नेंस। जब भी गवर्नेंस की बात होती है, खूब आपने सुना होगा कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो भैया पहले आप बताओ कि जो गवर्नेंस होता क्या है। हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी पढ़ी हुई थी। अब पब्लिक पॉलिसी में हमें पढ़ा है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें निकलती हैं। जैसे पहले पब्लिक मेकिंग, नीति का निर्धारण होता है, फिर उसका पब्लिक इंप्लीमेंटेशन होता है उस पॉलिसी का। तो जो पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण से लेकर के नीति के क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत आपका गवर्नेंस डिसाइड होता है। और तब आप बता पाओगे कि गवर्नेंस गुड है या बैड है, अर्थात सुशासन है या कुशासन है। ठीक है, तो देखो सुशासन कब होगा, जब नीति का निर्धारण भी अच्छा हो और उसका क्रियान्वयन भी अच्छा हो। अगर निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग बुरी है, इंप्लीमेंटेशन चाहे जितना अच्छा कर दो, कभी गुड गवर्नेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। और पॉलिसी मेकिंग आप बहुत अच्छे से किए, पॉलिसी मेकिंग एक से एक विशेषज्ञ शामिल कर दिया आपने, एनजीओ शामिल कर दिए, लेकिन जो इंप्लीमेंट करने वाली इकाई है उसने इंप्लीमेंट की ही नहीं सही से, बुरा इंप्लीमेंटेशन हुआ, तब भी आपका गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता है। क्लियर है, मान लो कुछ नहीं हमारे पास लिखने के लिए है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है, समझ है ना गवर्नेंस पर, गुड गवर्नेंस होता क्या है। इस समझ के साथ क्या आप इंट्रोडक्शन नहीं बना पाओगे, बना लेंगे, लेकिन इससे और एक कदम आगे आकर के कैसे इंट्रोडक्शन को और अच्छा कैसे किया जा सकता है। देखो कोई अगर वैश्विक संगठन है, ठीक है, उसने अगर कोई कोटेशन दी हुई है, कोई परिभाषा गढ़ी हुई है, तो रट डालो। जैसे विश्व बैंक ने ये परिभाषा दी, यहाँ पर समझते हैं गवर्नेंस पर कोई टॉपिक आता है अपने पास, तो विश्व बैंक ने जैसे हमारे परिभाषा दी यहाँ पर। अब विश्व बैंक के द्वारा जो यहाँ परिभाषा दी गई है, आप भूमिका में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ एक तीर से 2 निशाने नहीं मारने हैं, 3 निशाने मारने हैं। कैसे, जब ये टॉपिक आपका पेपर 2 में आएगा, पेपर 4 में आएगा या पेपर 5 में आएगा, हर जगह ये इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हो। ऐसा तो होगा नहीं एग्जामिनर जो है आपकी तीनों कॉपी पेपर की एक साल लेकर बैठा है, अच्छा इसने तीनों जगह पर लिखा हुआ, एक जगह नंबर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक बार रट डालो और तीनों जगह इस्तेमाल करो। ठीक है, भूमिका के तौर पर जैसे इसमें परिभाषा दी गई विश्व बैंक के द्वारा सुशासन की, कि ऐसी शासन व्यवस्था है जहां सार्वजनिक जो वस्तुएं होती है उनका व्यवसायिक रूप से मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, विधि का शासन हो, और जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, साथ ही जो सार्वजनिक मामले होते हैं इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित हो। क्लियर, तो समझ में आ रहा होगा कि गुड गवर्नेंस का मतलब ही है कि मैनेजमेंट आपका जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनका बेहतर ढंग से हो, रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश हो, निर्णय जो निर्माण प्रक्रिया है बहुत ट्रांसपेरेंट रखी जाए, और जो सार्वजनिक मामले हैं उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित हो। यह विश्व बैंक ने परिभाषित की सुशासन की परिभाषा। अब जब भूमिका बनानी है और ये परिभाषा रट डालनी है एकदम, और ये तीनों जगह इस्तेमाल करनी है। दूसरा, मान लो भैया हमें नहीं याद हुई, वहां पर नहीं याद आई, तो एक तरीका और है, आप लिख सकते हो। कैसे, आप सुशासन से संबंधित कोई प्रश्न आता है, उसकी भूमिका बनानी है, तो 25 दिसंबर आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन ही, उस तिथि को ही हम सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर ही हम सुशासन सूचकांक भी आपका कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है पहले से। इसके साथ आपने शुरुआत की और बता दिया भाई सुशासन सूचकांक से, किसी इंडेक्स से आप शुरू कर सकते हो, कोई डेटा या रिपोर्ट के साथ बताया ना, कोई सूचकांक के साथ भी भूमिका बनाई जा सकती है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। तो भैया 3 तरीके बता दिए इंट्रोडक्शन लिखने के। अब मत पूछना कि इंट्रोडक्शन लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इन सभी तरीकों पर जिस तरीके से आप सहज हो, जिसमें आपको आसानी है, रटने वाला फैक्टर आपका मजबूत है तो रटो, समझने वाला है फैक्टर तो समझ के लिखो, और कोई डेटा फैक्ट है इस संदर्भ में, टॉपिक से संदर्भ में, तो उसके साथ में लिखो। ठीक, क्लियर, और ये हर जगह अप्लाई होगी। ये इतना जो शुरुआती दौर में जो इंफॉर्मेशन है भूमिका की, वो हर जगह अप्लाई करनी है आपको।
तो भैया अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सुशासन पर अब कुछ भी लिखने को आता है तो एक हमारे पास यूएनडीपी के द्वारा सुशासन के कुछ कंपोनेंट डिसाइड किए गए। कहा गया कि अगर कहीं पर भी आपको देखना है गुड गवर्नेंस है कि नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होते हैं वहां पर ये जितने टूल्स आपको दिखाई देंगे अभी, जैसे यूएनडीपी ने, आपके संयुक्त राष्ट्र ने ये 8 टूल बताए हैं। ये 8 टूल आपके बहुत कंपलसरी होते हैं कहीं पर सुशासन स्थापित करने के लिए। इन 8 को आप ऐसे ही ग्राफ बना करके रट सकते हो, या कोई भी प्रश्न आएगा बस तुरंत का तुरंत बनाया और इतना प्रेजेंटेशन आपका जो है बेहतरीन कर देगा। कोई भी आंसर होगा उसमें इतना सा बस पार्ट आपको शामिल करना है कि यूएनडीपी के ये 8 टूल्स आपको 8 कंपोनेंट याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं बोले, देखो एक एक करके आओ देखते हैं, बाकी इसको याद रखने का भी निमोनिक बता दे रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा सारा। ठीक है, पहला है जैसे आपने देखा कि प्रभावशीलता व दक्षता, सहभागिता अर्थात सभी जनता की, सभी की भागीदारी होनी चाहिए प्रशासन में, विधि का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आपकी, अनुक्रियाशीलता मतलब रिस्पॉन्सिवनेस अर्थात कोई भी आप शिकायत कर रहे हो जैसे उस पर तुरंत आपका कितनी तेजी से रिस्पॉन्स आता है, वो होता है आपका अनुक्रियाशीलता। फिर सहमति उन्मुख अर्थात सभी की सहमति अनिवार्य है। कोई भी आप नीति निर्धारण कर रहे हो या क्रियान्वयन कर रहे हो उसमें सहमति लेना सभी की बहुत अनिवार्य होना चाहिए। फिर समता और समावेशिता मतलब सभी वर्गों को, कोई वंचित वर्ग छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इक्वलिटी की बात की जा रही है। फिर प्रभावशीलता, दक्षता हमने देख ली, इफेक्टिवनेस। अब इसके देखो सारे जो शुरुआती वर्ड हैं, अल्फाबेट हैं, उनके आधार पर आप इसकी निमोनिक बना सकते हो। क्या आपको याद रखना है, रेसर, रेसर तो पता ही होगा ना, रेसर पेट। ठीक है, पेट मतलब वही पालतू वाला। तो यही आपके 8 टूल हैं कि नहीं है, क्या याद रखना है, रेसर RACER और पेट पालतू वाला पेट। ठीक है, रेसर पेट ये कोड याद रखना है, ये 8 टूल याद रहेंगे। आर का मतलब क्या है बोले, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ए का मतलब है आपका अकाउंटेबिलिटी, सी का मतलब क्या है बोले, सी का मतलब है ये आपका सहमति कंसेंट। ठीक है, ई का मतलब क्या है बोले, ई का मतलब आपका इक्वालिटी है। क्लियर, ध्यान से देख रहे हैं ना। फिर एक आर का मतलब क्या है बोले, रूल ऑफ लॉ है। फिर पी का मतलब क्या है बोले पी का मतलब आपका हो गया पार्टनरशिप। ठीक है, सहभागिता हो गया। फिर क्या था, ईटी था ना, पेट। तो अगला ई का मतलब क्या है बोले, इफेक्टिवनेस हो गया। और टी का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक, क्या कोड याद रखना है, याद रखना, निमोनिक लिख लेना इसको, रेसर पेट। रेसर पेट जैसे ही आप याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा ये भैया यूएनडीपी के कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट आपके 8 सुझाए गए हैं, इनको तुरंत जैसे ही गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का प्रश्न आता है इसको आपको तुरंत वहां पर बना देना है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, देखते हैं सुशासन को लेकर के क्या स्थिति है। तो ये जो आपको अलग अलग बांट करके वर्षों के अनुसार बता देना है कि शुरुआती दौर में यानी कि 90 से पहले तक हमने देखा कि जो राजनीतिक स्थिरता थी, लेकिन अगर नीतिगत स्तर पर देखा जाए तो पंगुता बनी हुई थी, अर्थात ना तो नीति का निर्धारण हो पा रहा था, ना उसका इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा था सही ढंग से, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई थी। भले यहाँ पर केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों जगह सिमिलर आपको गवर्नमेंट नजर आएंगी, लेकिन यहाँ सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे समृद्धि दर बहुत ज्यादा थी, सॉरी समृद्धि दर बहुत कम थी, गरीबी बहुत ज्यादा विद्यमान थी, जनसंख्या विस्फोट की समस्याएं देखी जा रही थी। तो ये 90 से पहले की स्थिति है आपकी सुशासन के स्तर पर। फिर जब 90 का दशक आता है, गठबंधन का दौर आता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा बदलाव होता है। हमने पढ़ रखा है ये पीछे से बहुत अच्छे से, कैसे राजनीतिक बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसी आधार पर समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो 90 के बाद जब 17 तक की स्थिति है तो अभी भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर रहा, आर्थिक समृद्धि भी उतनी तेज नहीं थी, ना आपका औद्योगिक विकास देखा गया। जब हमें पता है कि अभी भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 17 के पहले तक बीमारू स्टेट की कैटेगरी में डाला जाता था, जब 17 के बाद आपका वर्तमान सरकार आती है और अभी देखो जो हवा बह रही है ना, अगले जो मेंस होने हैं इस आधार पर आप भी अपने आंसर की हवा को बहा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आयोग में बैठे हुए लोग कौन है भैया, इसी एक विचारधारा से बैठे हुए लोग हैं, तो आपके आंसर भी चेक करने वाले इसी विचारधारा से ही प्रेरित नजर आएंगे। तो आप इस हवा के साथ जा सकते हो, जैसे हवा बदलती है उसके हिसाब से ये जो आंकड़े हैं, ये जो डाइवर्सिफाई किया गया है, इसको थोड़ा सा बदल देना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लिबरल हो जाना है। लेकिन अभी 17 के बाद जैसे ही बाबा की सरकार आती है तो कैसे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में बदलाव देखने को मिलता है। क्या यहां पर बीमारू से उत्तर प्रदेश बदल जाता है ग्रोथ इंजन की ओर, और नियंत्रक राज्य से अब जो है उत्तर प्रदेश एक नियंत्रक राज्य के रूप में नहीं, सुविधा प्रदाता के रूप में नजर आता है। ठीक है, सुविधाएं प्रदान करने वाला, प्रशासक राज्य के रूप में नहीं, विनियामक राज्य के रूप में नजर आएगा। इसमें उदाहरण दे सकते हो ओडीओपी जैसी पहलों को, और प्रदायक मतलब यहां समझो आप, अब यह केवल प्रोवाइडर नहीं है बल्कि पार्टनरशिप स्टेट है। और पार्टनरशिप के मामले में भी यह देखो, स्टेट हो गया, मार्केट हो गया, सिविल सोसाइटी हो गई। जैसे स्टेट मार्केट, स्टेट की बात हो रही तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, मार्केट की बात हो रही तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, और सिविल सोसाइटी की बात हो रही है तो सिटीजन की बात हो रही है। ये सारे मिलजुल कर कार्य करते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति वर्तमान में सुशासन को लेकर के है, ये आपने बता दिया। राजनीतिक स्थिति जैसे बदल रही है, मतलब जैसी शासन व्यवस्था पर बदलाव हो रहा है वैसे प्रशासन में बदलाव हो रहा है। समझ में आया? सुशासन को लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर बदलाव पूछा जाएगा तो आपको इसी आधार पर समझा देना है।
अब बात करेंगे, यूपी स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो आगे भैया प्रयास बताओ ना क्या क्या किए जा रहे हैं। तो याद रखना स्टेक होल्डर अप्रोच यहां पर थोड़ा सा अपनाना है। क्या, जब हम उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस देखने जा रहे हैं तो स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन से वर्ग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। स्टेक होल्डर का मतलब सीधा ऐसे समझो जो प्रभावित होने वाले वर्ग हैं। तो सबसे पहले भैया शासन किसके लिए चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा शासन किसके लिए चाहिए। बोले सबसे जरूरी किसके लिए, बोले नागरिक के लिए, है ना। अच्छे शासन का मतलब यही है कि नीतियां नागरिकों के लिए बनाई जा रही हैं, उनका उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। तो एक स्टेक होल्डर हो गया सिटीजन, ठीक है। दूसरा स्टेक होल्डर, बोले दूसरा लागू करने वाला कौन है नीतियों को, बोले प्रशासन। तो दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेक होल्डर समझना जिसके बेसिस पर आप क्या है पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। तो पहला भैया सिटीजन हमेशा प्रायोरिटी रखनी है अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए। दूसरा आपको एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा भैया नीतियां बनाई कहां से जा रही हैं, बोले शासन के स्तर, राजनीतिक स्तर से। तो तीसरा जो स्तर है आपका राजनीतिक हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा आपका भैया न्यूनतम सरकार की बात जहां की जाएगी, सरकार तीसरा स्टेक होल्डर है, ठीक क्लियर। उसके बाद में दो स्टेक होल्डर तो हमेशा अपने बना के रखने हैं, कौन कौन से, बोले देखो उत्तर प्रदेश के जो प्रयास करने हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया देखो कहीं भी आप सुशासन चाहते हो उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड, ये दोनों नीड्स तो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। इन दोनों को पीछे भी बताया था कि अगर चुनौतियों में बताना है तो फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा चुनौती के रूप में खड़े नजर आएंगे। और वहीं पर आपको प्रयासों के स्तर पर बताना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और फंड की यानी कि कैसे वित्त की सुविधा की जाए, कैसे वित्त जो है मुहैया कराया जाए, ये सारी सुशासन व्यवस्था को लागू करने के लिए, ठीक। तो इन सारे पहलुओं पर अगर आप सोचोगे, अपना अप्रोच डेवलप करोगे तो यहां पर पॉइंट्स बहुत अच्छे से जनरेट हो जाएंगे। जैसे पहला सिटीजन था ना स्टेक होल्डर, तो नागरिक केंद्रित शासन होना चाहिए। जैसे सिटीजन को हमेशा सेंटर में रख करके कोई भी पॉलिसी बनानी है, ध्यान में रख करके। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, प्रशासन जो इंप्लीमेंट करेगा। अब प्रशासन के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन आपके द्वार जो पहल चालू की है। अब बोले यह प्रशासन आपके द्वार का मतलब क्या है, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव भी तो चालू किए जा रहे होंगे, वही तो बताओ। बोले बिल्कुल है, देखो डिजिटल मार्ग के माध्यम से, जैसे जो भ्रष्टाचार है, जो योजनाओं या नीतियों के क्रियान्वयन में देरी होती है, उसमें आप डिजिटल मार्ग के माध्यम से प्रयास करो, है ना। डिजिटलाइज किया जा रहा है, बहुत सारे पोर्टल अभी देखो सुनने में आएंगे, जैसे जन सुनवाई पोर्टल है आपका, जो समाधान पोर्टल है, ये उत्तर प्रदेश की पहल है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 है, 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है। ई कैबिनेट है आपका, ई साथी है, दर्पण पोर्टल है। ये सारी जो पहल है, ये सारी पहल प्रशासन के स्तर पर क्यों की जा रही है, बोले प्रशासन आपके द्वार तक पहुंचाना है। मतलब कि यह है कि प्रशासन केवल अपने घर पर नहीं रहना चाहिए, आपके द्वार तक पहुंचना चाहिए, तभी हम गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक। दूसरे स्टेक होल्डर पर हमने देखा प्रयास, और उसके साथ जो इनिशिएटिव है वो समझ में आए। फिर बात आती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब ही होता है आपका सुशासन व्यवस्था स्थापित करना। कहने का मतलब है ऊपर के स्तर से सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे, ज्यादा से ज्यादा आपका गवर्नेंस दिखाई दे। और वो गवर्नेंस तभी हो सकता है जब बीच के बिचौलिए खत्म किए जाएं और सरकार से ना होकर के हस्तक्षेप, वो आप डायरेक्ट डिजिटल माध्यम से। इसका सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है प्रौद्योगिकी का प्रयोग कीजिए, गवर्नेंस को आप ई गवर्नेंस की ओर ले जाइए, है ना। तो वो आपका क्या हो सकता है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की ओर आपका जो शासन है वो व्यवस्था जा सकती है। उस संदर्भ में सरकार की पहले, जैसे मुख्यमंत्री यूपी दर्पण डैशबोर्ड है, सेवा मित्र जैसी पहल है, ई गवर्नमेंट के बहुत सारे ई गवर्नेंस के पोर्टल चालू किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बताना है कि उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान ऐसे ही नहीं प्राप्त कर लिया है। ये सारी जो पहल है आपकी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ओर सूचित करती हैं। क्लियर, समझ में आया। फिर उत्तर प्रदेश अवसंरचना के लिए क्या कर रहा है, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ जितने एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, अर्थात जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, गोरखपुर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो मुख्य धारा से कटे हुए क्षेत्र थे, जिसके चलते यह बीमारू स्टेट में था, अब ग्रोथ इंजन में आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुधार किया जा रहा है। फिर कानून व्यवस्था को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे कानून ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एंटी भूमाफिया कानून लाया गया, एंटी भूमाफिया पोर्टल लाया गया। अब ये जो कानून व्यवस्था है इसके माध्यम से बहुत प्रभावी तरीके से लागू हो पा रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश आज भी जाना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, ठीक है। फिर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो अब जैसे मान लीजिएगा, ये तो स्टेक होल्डर हो गया ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल बेस पर कि भैया सिटीजन, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड, ये सारे हो गए आपके जो बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के द्वारा इस क्षेत्र में ही सुशासन के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा वर्टिकल बेस पर भी जाओ, जैसे ये तो स्टेट के बेस पर हो गया, अब स्टेट के नीचे भी तो आपका पंचायत भी तो है। गांधी जी क्या कहते थे, अगर सही मायने में आपको सुशासन चाहिए तो आपको पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा। तो बोले अब पंचायतों के लिए क्या राज्य में सरकार कुछ प्रयास कर रही है, राज्य सरकार, बोले बिल्कुल कर रही है। स्थानीय स्तर पर भी आपका एक अनुकूल परिवेश तैयार किया जा रहा है, जैसे जिला स्तर पर जिला सूचकांक जारी किए जाते हैं, पंचायत के स्तर पर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है जो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करती हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा जो क्रिएट की जा रही है, इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक अच्छा प्रशासन, एक गुड गवर्नेंस स्थापित किया जा सकता है। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। तो ये सारे हो गए प्रयास, ठीक, अप्रोच समझना। अब हमें गुड गवर्नेंस पता चल गया, गुड गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है
वो पता चल गया। लेकिन भैया क्या चुनौतियां नहीं, इतना बढ़िया जो सुशासन है क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं दिख रहा है। तो बोले कुछ तो चैलेंज होंगे ना, कुछ तो चुनौतियां मौजूद होंगी। बोले हाँ, आओ एक एक करके चुनौतियां देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा के सामने चुनौती क्या क्या है। सबसे बड़ी चुनौती आती है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो है सामाजिक आर्थिक विषमता। और ये सामाजिक आर्थिक विषमता बताती है कि देखो उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या या बेरोजगारी की दर जो है, इसके चलते होता क्या है, समझो, सीधा समझो कि ये सामाजिक आर्थिक विषमता कैसे गुड गवर्नेंस में बाधक बनती है, ये तो पता होना चाहिए। ये बाधक कैसे बनती है? गुड गवर्नेंस का मतलब हम पढ़े पीछे कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, अर्थात राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। लेकिन आप समझो जब गरीब ज्यादा होंगे, बेरोजगारी ज्यादा होगी, तो यहाँ तो मजबूरन राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जब राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी तो गुड गवर्नेंस का जो टूल होता है वो बाधित होगा कि नहीं होगा। तो इस आधार पर ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर नहीं हस्तक्षेप करती है तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है राज्य सरकारें, वो बाधित हो जाएगा। और अगर ज्यादा हस्तक्षेप करती है तो जो आपका गुड गवर्नेंस है वो वाला टूल बाधित हो जाएगा। तो दोनों में कैसे कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्लियर हो गया। दूसरा है नौकरशाही। देखो प्रशासनिक इकाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यहाँ पर अगर बेहतर गवर्नेंस नहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वही हमने पीछे पढ़ा कि जो चैलेंजेस हैं, एक तो एलीट माइंडसेट बना हुआ है। अब एलीट माइंडसेट के चलते जो जनता है, जनता कंपैरेटिवली हम एलीट साइड में आते हैं। जैसे यहाँ पर लोक सेवक होते हैं तो अपने आपको क्या समझते हैं, यहाँ पर वो एलीट क्लास का पहले ही माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, जो आपकी कॉलोनियल पीरियड से बना हुआ था। बोले औपनिवेशिक काल से जो एक माइंडसेट बना हुआ, उसके चलते जनता को क्या है, जनता को नीचे, अपने से नीचे स्तर पर देखना है ना, सेवक के रूप में नहीं देखना। तो जनता और प्रशासन के बीच में क्या होगी, इससे दूरी बढ़ती है। दूरी बढ़ेगी तो क्या सुशासन होगा, वहां पर कौन सा शासन होगा, समझ रहे हो, कुशासन होगा। वही लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के मामले, लाल फीताशाही मालूम होगा, रेड टेपिज्म। बोला जाता है ना कि यहाँ पर जो लाइसेंसवाद वाली प्रणाली है, लाइसेंसिंग व्यवस्था है, वो आपके रेड टेपिज्म को बहुत बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर आगे बात आती है, आगे बढ़ते हैं तो भैया देखो गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ ई गवर्नेंस की लगातार बात होती है। लेकिन जो डिजिटल साक्षरता है और जो डिजिटल अवसंरचना है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रा ही नहीं है। और अगर डिजिटल इंफ्रा है भी तो उसके बारे में जागरूकता नहीं है। कहने का मतलब डिजिटल साक्षरता नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पीछे आंकड़े देखे थे कि 67% जो भी आपकी डिजिटल सुविधाएं हैं वो कहां पर है, बोले वो आपकी शहरी क्षेत्र में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बचा हुआ मात्र 33% है। तो सीधी बात समझो कि इतना चैलेंजिंग है आपका, पहले तो आप इंफ्रा और साक्षरता वहां पर लाओ, तब जाकर के आप गवर्नेंस से ई गवर्नेंस की ओर जा सकते हो, तभी तो गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ पाओगे। फिर है राजनीति का अपराधीकरण। यह भी हम देख चुके हैं कि अभी वर्तमान जो विधानसभा है, इसमें 50% तो ऐसे लोग हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। अब भैया जब आप समझिए राजनीति का इतना क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा तो ये कैसे आपका गुड गवर्नेंस के लिए काम करे, ये तो गुड गवर्नेंस के लिए खुद ही एक बाधा है अपने आप में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए जो कानून है उनका बहुत पक्षपात तरीके से क्रियान्वयन होता है। इसमें आप आंकड़े भी दे सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश में लैंगिक हिंसा अर्थात महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, या आपका दलित जो समुदाय है इसके प्रति जो हिंसा के मामले हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक मामले दर्शाते हैं कि जो आपके कानून हैं, इन कानूनों का बहुत ही पक्षपात तरीके से क्रियान्वयन होता है। इंप्लीमेंटेशन अगर सही से होगा तो ये हिंसक घटनाएं जो है इनमें आपकी जो है गिरावट देखने को मिलेगी। क्लियर, समझ में आया? तो ये सारी चुनौतियां हैं और ये सारी चैलेंजेस आपको एक भी ऐसा नहीं लगा होगा कि समझ में ना आया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये चैलेंजेस के साथ पीछे जो सरकार के प्रयास हैं, इन चैलेंजेस को दूर करते हुए कैसे समाधान खोजा जाए, वही होता है वे फॉरवर्ड। तो चुनौतियां जब देख ली तो चुनौती पहली थी कानून के स्तर पर, तो बोले रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करो। ठीक है, बोले रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करो, साथ ही साथ जो आपकी शासन प्रणाली है इसमें थोड़ा सा सरलता लाओ। ठीक है, और सर्विस जो डिलीवरी है अर्थात जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है। पहला तो ये समझ में आया कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो चुनौती मौजूद है उसको थोड़ा मजबूत करो। नागरिक जो अधिकार है इनकी रक्षा करने की जरूरत है, सिविल राइट्स, क्योंकि इनके प्रति जो हिंसा बढ़ रही है वंचित वर्गों के प्रति, उसे रोकने की आवश्यकता है। फिर अब प्रशासन के स्तर पर आए, है ना। पहला तो हम यहाँ पर आए कि नागरिकों को लेकर के कैसे यहाँ मजबूत करना है, उन्हें अधिकारों के लिए कैसे उन्हें मजबूत करना है। तो पहला सिटीजन वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपने वे फॉरवर्ड में बता दिए। ध्यान रखना, वे फॉरवर्ड में आपको प्रायोरिटी कहां पर देनी है, सिटीजन सेंट्रिक शासन चाहिए तो सिटीजन के सामने जो जो चुनौती है ना उन सारे पहलुओं पर यहाँ बात करनी है। फिर दूसरा पहलू है प्रशासन वाला। बोले प्रशासन को क्या चाहिए, बोले पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। वही टूल यूएनडीपी वाले, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही इसके जो टूल्स हैं अर्थात गुड गवर्नेंस के टूल कौन कौन से हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, सोशल ऑडिटिंग है, ये सारे क्या है, ये सारे इसको प्रभावी बनाने के लिए, गवर्नेंस को और प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए इन सारे टूल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इनका प्रयोग होना चाहिए बेहतर ढंग से। इनका देखो आ तो चुके हैं ये हमारी शासन प्रणाली में, लेकिन इनका प्रयोग कितना हो रहा है, इनके सामने क्या क्या चुनौती है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वे फॉरवर्ड दे रहे हैं केवल। उसके बाद में प्रशासकों की
अभिवृत्ति पर भी कार्य करने की जरूरत है। याद रखना, हमने सब कोशिश कर ली यहाँ पर कि प्रशासकों को सब समझा लिया। जैसे यहाँ एथिक्स हमने पढ़ा ली, खूब पढ़ा ली, दम भर के पढ़ा दी पेपर 4 में। आओ भैया एथिक्स एक एक चीज पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, प्रशासक के क्या कर्तव्य होते हैं, सब समझा दिया। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में गए, वहां ट्रेनिंग में भी सब समझा दिया। लेकिन जैसे ही पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग होते ही वही अभिवृत्ति में ऐसा बदलाव होता है कि जो एथिक्स पढ़कर आए थे सब खत्म हो जाता है ना। जो खत्म क्या हो जाता है, उसका बहुत लेटेस्ट एकदम ताजा ताजा एग्जांपल है अपने पास में, जो आपने यूपीएससी का देखा होगा। एग्जांपल जो आ रहा है कि जो यहाँ से एथिक्स की बुक भी आती है जिनकी, और उनकी बुक आने के बाद वो घोटाले में पकड़े जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस स्तर पर यहाँ पर अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है पैसे देख करके। ठीक है, तो ये है प्रशासकों की अभिवृत्ति परिवर्तन। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अर्थात आप जरूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग और पढ़ाई यहीं से खत्म हो जाता है। अभिवृत्ति पर काम करना है तो लगातार ड्यूटी के दौरान भी इस पर प्रयास करना चाहिए, जिस संदर्भ में आपका मिशन कर्मयोगी कार्य करता है। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी को जरूर आपको कोट करना है। क्लियर हो गया? तो ये वे फॉरवर्ड में आपको सुझाव देने हैं। इसके साथ बहुत सारे जैसे टर्म्स होते हैं, जैसे 3C आप कलेक्ट कर लो, 5T कलेक्ट। जैसे उड़ीसा सरकार ने अभी 5T पर काम किया है कि कैसे हम गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा, टीम वर्क के साथ में, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ टेक्नोलॉजी और टाइम। 5T का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड टाइम। इस पर कार्य किया जाए तो हम क्या है, गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदल सकते हैं। या फिर 3C अर्थात जो भी आपका प्रशासक है उसके भीतर क्लैरिटी होनी चाहिए। एक सी का मतलब है क्लैरिटी, करेज होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो प्रशासक वर्ग भी किसी से ना तो भयभीत रहेगा और बिल्कुल निर्भीक होकर के वो कार्य कर सकेगा। कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा और बहुत स्पष्टता होगी उसकी नीतियों में। ठीक है, तो ये 3C पर काम करो, 5T पर काम करो। इन सारे पहलुओं को भी आप नोट डाउन कर सकते हो और ये सुझाव के स्तर पर शामिल कर सकते हो जो यहाँ पर बता दिया गया है आपको। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। गुड गवर्नेंस हो गया, गुड गवर्नेंस कंप्लीट। क्या हुआ गुड गवर्नेंस? बोले इंट्रोडक्शन सीख गए, मेन बॉडी में हम सीख गए भैया कैसे इसको अपना टैकल करना है, चुनौतियां और प्रयासों के स्तर पर। फिर वे फॉरवर्ड भी समझ लिया कैसे समाधान सुझाने हैं। अब इसका प्रयोग जाओ करो, पेपर 2 में करो, पेपर 4 में करो, पेपर 5 में करो, कहीं पर भी करो। जो भी गवर्नेंस का टॉपिक आएगा हर जगह बहुत अच्छे से लिख लोगे। इतना क्रीम एकदम मटेरियल आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं आरटीआई पर। देखो आरटीआई भी यहाँ पर है और वहां पर भी आरटीआई है, 2 में भी है और 4 में भी है। तो आरटीआई के बारे में जब बताना है तो हमारे यहाँ पर जो वैधानिक प्रयास है, सर्वप्रथम आपका आरटीआई एक्ट 2005 के पश्चात आता है। और ये एक ऐसा कानून है जिसके पश्चात आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। जैसे जो सरकारी अधिकारी हैं इनसे भी आपको अब जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये अपने आप में देखिए गोपनीयता की संस्कृति का जो विकास हो रहा था, जिसके चलते भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था, इस पर रोक लगाने के लिए ही आपके आरटीआई एक्ट को लाया गया। आरटीआई एक्ट आया, उसके बाद फिर आप सरकारी अधिकारी या कोई भी संगठन है सरकारी, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे नागरिक संतुष्ट नहीं, उसको लग रहा है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है या ठीक है उसके पैसों का, सीधी सी बात है हमारे ही टैक्सेस का पैसा जब वहां पर जाता है कंसोलिडेटेड फंड में, वही उसी से आपको सैलरी मिल रही है, भारित व्यय मिल रहा है, तो हमें जानने का अधिकार होता है। तो इस संदर्भ में आपका आरटीआई आया। अब आरटीआई 2005 में आता है। ये अपने आप में एक पथ प्रदर्शक विधान है। क्यों? क्योंकि ये शासन को परिवर्तित करता है। जैसे गोपनीयता की संस्कृति को पारदर्शिता में बदल देता है। विवेकाधिकार, जो जो संगठन बोलते थे कि विवेकाधिकार है हमारा, हम नहीं बताएंगे, तो आपका वो जवाबदेहिता के अंतर्गत आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। और एक पक्षी निर्णय नहीं होगा। अब कोई भी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए कोई भी संगठन निर्णय नहीं ले सकता है। इसमें आपको सहभागिता निश्चित करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा अगर कोई भी नीति का निर्माण करते हो। क्लियर है? और ये इस पर अगर आपके पास में पूछा जाए कोई मामले हैं क्या, तो उच्च न्यायालय के द्वारा देखो एक तो मामला राजनारायण का आप कोट कर सकते हो यहाँ पर, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1) का ए जो है, इसमें जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, जो आर्टिकल 19(1) पढ़ते होगे ना, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत आपका जानने का अधिकार भी आता है। ठीक है, इसके बाद एक मामला आता है एसपी गुप्ता का मामला। तो एसपी गुप्ता के मामले में एक कदम आगे और बढ़ करके कि भैया केवल ये आर्टिकल 19(1) का मामला नहीं है, बल्कि ये सरकारों की जो कार्य प्रणाली होता है इसका एक विभिन्न अभिन्न हिस्सा होता है। एक इसकी कार्य प्रणाली की सरकार की एक अभिन्न हिस्सा होगा, जानने का अधिकार लोगों का होगा। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी नीति बना रहे हो, योजना को लागू कर रहे हो, तो उसमें जनता के पास ये अधिकार होगा कि वो जान सकती है भैया कि ये पैसा जो खर्च किए हो कहां किए हो। बशर्ते इस आरटीआई के कुछ प्रावधान देख लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रावधानों पर ही सीधा टिप्पणी करने को आएगा कि आरटीआई की जो कानून है प्रावधान, इस पर टिप्पणी या फिर जो चुनौतियां मौजूद हैं इन पर लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो अब इसके प्रावधान में प्रमुख रूप से है कि इसमें सूचना को परिभाषित किया गया है। दूसरी चीज है कि हमने मान लीजिए आरटीआई किया, अब आरटीआई के अंतर्गत क्या ऐसे प्रावधान है, कितने दिनों में हमें जानकारी मिलेगी। सामान्यतः जो इसके अंतर्गत देखो, जो इसके अंतर्गत प्रावधान है वो पहले देखो, कितने दिनों में जानकारी मिलती है वो अलग चीज है। इसमें तो सीधा कहा गया है कि लोक प्राधिकारी जो नियुक्त होते हैं वो आपको 30 दिनों की टाइमलाइन होती है। 30 दिनों के भीतर आपको क्या करेंगे, आपके अनुरोध पर आपने आवेदन किया, आरटीआई कर दिया, 30 दिन में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, यदि सूचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, तो 48 घंटे के भीतर उसे सूचना देनी होगी। क्लियर, समझ में आया? और इसके लिए आपका एक कमीशन काम करता है, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्यों में राज्य सूचना आयोग, इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसके तहत ही आपका आरटीआई के प्रावधान लागू किए जाते हैं। आप आरटीआई करिए,
आपको जो आरटीआई के अंतर्गत जो सूचना है, आपको जो आपने मांगी है, वो आपको 30 दिनों के अंदर हर हालत में दे दी जाएगी। अगर कोई बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, तो 48 घंटे के भीतर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सूचनाएं थोड़ी ना आपको मिल सकती हैं। कोई मामला भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी से या आपकी इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, तो आपको उस मामले में सूचना नहीं देगी, सीधा सरकार मना कर सकती है। कोई स्ट्रेटेजिक मामला है, मान लो कोई सामरिक हित से जुड़ा हुआ मामला है, या ऐसा कोई मामला है जिससे हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध, विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो सरकार चाहे तो वहां भी मना कर सकती है, या आपका इंटरनल सिक्योरिटी से। तो कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार ने आरटीआई एक्ट के तहत छूट दी है कि इन पर आपको जरूरी नहीं है जानने का अधिकार। ये सारे मामले आपके छूट, ये आपके अधिकार से बाहर रहेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी कोट करना है, ठीक, क्लियर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो मालूम ही है भैया। शासन को क्या करना है, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता। प्रशासन के स्तर पर क्या है, बोले जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है। शासन के स्तर पर बोले पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को रोकना है कि नहीं। नागरिक के स्तर पर क्या है, बोले नागरिक केंद्रित शासन हमें स्थापित कराना है, जिससे अब नागरिक भी सरकार के ऊपर निगरानी रख सकेगा। देखो अभी तक सरकार लागू करती है, ठीक है, सिटीजन के लिए, लेकिन सिटीजन को भी तो मॉनिटरिंग करने का राइट होना चाहिए, तो वो आपका आरटीआई देता है। ये इंपॉर्टेंस समझ में आया। फिर कमजोर वर्गों की आवाज भी बन सकता है। देखो भाई, आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, भले ही कमजोर वर्ग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट एटलीस्ट उन कमजोरों के सामूहिक रूप से एक आवाज तो बन सकते हैं। इस आरटीआई के माध्यम से एक दबाव तो बनाया जा सकता है, बोले बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये इसका महत्व है आरटीआई का, ठीक है। अब चुनौती क्या है, चुनौती तो पता ही होगा, इससे सभी जूझ रहे होंगे, बस शांति से सुनते चलना ध्यान से। कैसे? सबसे पहली चुनौती है सूचना की उपलब्धता ही नहीं होती है। आरटीआई करते रहो, और आरटीआई करने पर होता क्या है कि मात्र आपके पास आंकड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं, आपने सीधा बताया कि सूचना की उपलब्धता ही नहीं होती है। बोले ये हवाबाजी कर रहे हो, कुछ डेटा है तुम्हारे पास? बोले हाँ डेटा है, रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा आंकड़े दिए गए, और इसके द्वारा डेटा जो है, इसमें पाया गया कि जितनी हमने 100 आवेदन मान लो किए जाते हैं, उन 100 में से मात्र 45% मामले ऐसे हैं जिनकी सूचना प्राप्त होती है। 55% मामलों की तो आरटीआई या कमीशन जो है आपका सूचना ही नहीं देते हैं लोक प्राधिकारी साहब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, जन भागीदारी बहुत सीमित है। कैसे? बोले जनता को यहाँ पर भागीदारी, जनता की भागीदारी बढ़े, आपकी सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए, मांग करे, इसलिए लाया गया था ना आरटीआई। बोले पता है कितने लोग मात्र अभी आरटीआई का प्रयोग करते हैं? बोले मात्र 2 से 3%। अभी हम लोग ही जितने देख रहे हैं, उसमें से 1-2% लोग ही होंगे जिन्होंने आरटीआई का कभी प्रयोग किया होगा। तो बोले ये जो जन भागीदारी है ना, ये बहुत सीमित है। ये दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी, जो पेंडिंग मामले बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी वर्तमान स्थिति ये है कि आरटीआई में 3 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग है, इसलिए सूचना मिल ही नहीं पाती है, चूंकि मामले बहुत पेंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। फिर सूचना आयोग को लेकर के उसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहे हैं? कारण यह है कि अभी जब संशोधन किया गया तो उसमें केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया है, और केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया है तो जितने मामले होते हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं या उसकी नीतियों को चुनौती दे रहे होते हैं, उनको सीधे वापस कर दिया जाता है कि भैया ये मामले आरटीआई के या इस कमीशन के दायरे से बाहर है, तो उस पर सूचना ही नहीं दी जा सकती है, ठीक है, समझे। इस तरीके से आपका जवाब आता है आप जब आरटीआई करते हैं। तो इसका कारण क्या है? बोले सूचना आयोग की प्रभावशीलता पर यहीं से प्रश्न चिन्ह उठता है। अब बात आती है आवेदन की प्रक्रिया। बोले आवेदन, एक कारण ये भी है कि आवेदन नहीं कर पाने के, कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो सरल नहीं है, बहुत जटिल बनाकर रखी गई है। जब समझो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है आरटीआई कर नहीं पाता है, उसको इतनी तकलीफ होती है करने में, तो जो आपका कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या ऐसे समझ लो कि बहुत साधारण ज्ञान, केवल डिग्री, जैसे मान लीजिएगा 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, वह व्यक्ति आरटीआई कैसे करेगा? तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत जटिलता रखी गई, ये बहुत बड़ा कारण है आरटीआई ना कर पाने का लोगों का। फिर जो कार्यकाल है ना, जो कमीशन है आपका, सूचना आयोग है, इसका अध्यक्ष, इसके कार्यकाल का, इसका कार्यकाल संरक्षित नहीं रखा गया है, जिस कारण यह केंद्र सरकार से न्यूट्रल रह करके काम नहीं कर पा रहा है। तो कार्यकाल को संरक्षण देना चाहिए, उसका संरक्षण नहीं है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, इन पर खतरा बना रहता है, भैया क्यों कोई मुसीबत मोल लेगा। अब मान लो आरटीआई एक्टिविस्ट कोई मामला उठा भी देते हैं, तो वो खुद ही उनकी जान पर खतरा आ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी की सारी चैलेंजेस हैं आरटीआई के समक्ष। अब वे फॉरवर्ड में आपको क्या बताना है? देखो, वे फॉरवर्ड आप चुनौतियों से निकाला करो। जैसे भैया यहाँ पर जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरी है, नागरिकों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि इस प्रक्रिया को भी समझ पाएं और आरटीआई अपने अधिकारों को समझ पाएं। फिर सूचना आयोग को लेकर के जो उसकी प्रभावशीलता और प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, केंद्र का हस्तक्षेप कम करने की आवश्यकता है। जो आरटीआई कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, तकनीक का जब प्रयोग होगा तो यहाँ पर जितनी सूचनाएं आप नहीं दे पा रहे हैं, जिनमें देरी हो रही है, ये मामले जो पेंडिंग हो रहे हैं, ये आप तकनीक के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वे फॉरवर्ड हैं। इन वे फॉरवर्ड में आपको क्या करना होता है? बस चुनौतियां समझनी होती हैं, चुनौतियों के बाद आपको वे फॉरवर्ड लिखने में कठिनाई नहीं आएगी। तो ये हो गया आरटीआई का मामला।
अब आगे बढ़ते हैं, सिटीजन चार्टर का मामला देखते हैं। देखो भैया, सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, भौकाल तो है नहीं कुछ। सिटीजन चार्टर अगर समझ गए तो कतई इसको लिखने में इस पर कोई प्रश्न आएगा, कठिनाई नहीं होगी, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। सिटीजन चार्टर के मामले में भैया आपसे सीधा प्रश्न आएगा कि आप जागरूक हैं, क्या चुनौतियां हैं इसके सामने, क्या इसके समक्ष चुनौतियां हैं, इसके आगे क्या आप सुधार बता सकते हो, ठीक है, इन चुनौतियों को खत्म करने के लिए। तो सिटीजन मतलब नागरिक, चार्टर मतलब घोषणा पत्र। बोले नागरिकों का घोषणा पत्र कहां लगा होगा, देखो ऐसा समझो, कोई भी आप संगठन देख लो, किसी भी सरकारी संगठन में चले जाओ, दफ्तर में चले जाओ, दफ्तर के बाहर जैसे मान लो वृद्धावस्था वाला कोई भी दफ्तर है, ठीक है, वृद्धाश्रम वाला, वृद्ध लोगों वाला, ठीक, तो वृद्ध लोगों वाला आप उसमें सरकारी दफ्तर में गए तो बाहर देखोगे एक चार्ट लगा होगा, जिसको चार्टर कहते हैं। यानी कि उस संगठन के तहत आपके कौन कौन से नागरिक हैं जो इसके योग्य हैं। अर्थात दूसरी बात ये दी होगी कि उस संगठन का, सरकारी संगठन का एक विजन दिया होगा कि हम देखो ये जो वृद्ध हैं इनको ये पेंशन, इनको इतना रुपए, ठीक है, इनके लिए हम कार्य करेंगे, पूरा विजन होगा उस संगठन का, उसका पूरा मिशन होगा कि आगे हम 2030 तक इस तरीके से देखो पूरा हमारा मिशन है, कैसे कार्य करना है उन वृद्ध पुरुषों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए। क्लियर, समझ में आया। फिर उसके बाद में उसके सारे कार्य दिए होंगे कि भैया क्या वर्क है हमारा, उसके साथ साथ हमारे अंतर्गत कौन से मान लो 60 साल के ऊपर वाले अगर लोग वहां पर कवर किए जाते हैं तो वहां भी दिया होगा कि भैया ये इसके अंतर्गत ये जो है ग्राहक है, हम इनको कवर करेंगे, इनका विवरण दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जो सर्विसेज हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, और मान लो ये सारे कार्य जो आपके संगठन के दिए हुए हैं, ये सारा विजन मिशन सब उस पर दिया हुआ है, उसके कंपोनेंट जो दिए हुए हैं, इन पर नहीं कार्य हो पाता है तो वहां प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप ग्रीवेंस रिड्रेसल पर काम कर सकते हो, शिकायत निवारण पर कार्य कर सकते हो। अर्थात कोई अगर शिकायत करनी है तो कैसे कर सकते हो, यह भी पूरा का पूरा उस चार्टर में दिया होगा। तो ये होता है सिटीजन चार्टर। यहां से समझ में आया, यहां से सीधा समझ में आया कोई विभाग या संगठन है, इसके द्वारा सेवाओं को जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज को लेकर के उनका क्या कमिटमेंट है, उनकी क्या वचनबद्धता है, ठीक है, ये आपका वर्णित किया जाता है कहां पर, बोले सिटीजन चार्टर पर। और इनका ध्येय वाक्य हमेशा रहता है कि आपका सर्विस फर्स्ट, मतलब सेवा प्रथम। भैया सेवा प्रथम बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं कंपोनेंट में, एकदम क्या लिखा हुआ है, बोले विजन है, मिशन है, कार्य है, हमारे ग्राहकों का विवरण है, ठीक है, सेवा संबंधी पूरी जानकारी रहेगी। और अगर भैया नहीं अगर पूरी कर पा रहा है संगठन आपका जो सर्विसेज देनी है तो आप शिकायत कर सकते हो, एक शिकायत निवारण तंत्र होगा, और ग्राहकों की क्या हमसे अपेक्षाएं हैं वो सब कुछ दिया होगा। तो अब कोई सिटीजन चार्टर पूछेगा तो उसके कंपोनेंट और जो समझ में तो आ ही गया होगा सिटीजन चार्टर क्या होता है, समझा दोगे ना, आराम से समझ में आ गया सिटीजन चार्टर क्या होता है, परिभाषा लिख लोगे, उसके कंपोनेंट बता देने हैं, फिर भैया बताना है, इसके बाद आगे बढ़ना है एक कदम आगे, एक कदम बढ़ाओ आगे, कि क्या उत्तर प्रदेश मतलब बाबा जो है क्या प्रयास कर रहे हैं इस संदर्भ में। देखो सबसे पहला प्रयास बाबा ने सीधा शासनादेश दिया है कि समझ लो सारे डिपार्टमेंट्स ध्यान से कान खोलकर सुन लो कि आपको हर डिपार्टमेंट में इस सिटीजन चार्टर को लागू करना होगा, ठीक है। तो सेवा जो आपकी सुपुर्दगी है, मतलब सर्विस जो डिलीवरी है, तो ये सर्विस डिलीवरी जो है आपकी बहुत तेज हो सकती है इससे। तो बाबा ने सीधा आदेश दिया है कि सभी विभागों, तुम कान खोलकर सुन लो, सबको अपने यहाँ पर सिटीजन चार्टर अप्लाई करना होगा, लगा दो भैया बाहर चार्ट, ठीक। तो ये पहला प्रयास। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2011 में वैधानिक प्रयास भी किया गया कि उत्तर प्रदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो बोले इसके माध्यम से वैधानिक सुरक्षा दी गई आपकी सिटीजन चार्टर संबंधी जो नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं, इन्हें लागू करने के लिए। फिर सरकार का शासनादेश आता है कि जो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आपका विजन है, मिशन है, जो कार्य है, इसको एक निश्चित टाइम पीरियड पर सर्विस दी जाए। जिन्हें सर्विस आपको देनी है, जिन्हें सेवा सुपुर्द करनी है, उन्हें आप टाइम पीरियड में अगर नहीं देते हो, अगर विलंब होता है तो उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों को पनिशमेंट भी दिया जाएगा, तो दंड का प्रावधान किया गया। और इस आधार पर देखो आप पहले तो आप बात करोगे माइंडसेट पर उनके, ठीक है, आप पहले बात करोगे उनके एटीट्यूड पर, उस आधार पर आपको कोशिश करनी है लागू कराने की। अगर एटीट्यूड पर चेंज करा दिया आपने, कोशिश वहां कर ली, फिर उसके साथ आपको भय का भी एनवायरमेंट, यहाँ पर कानून का भय भी दिखाया जा रहा है। जैसे आपने अगर उसमें देरी की तो आपको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि जब तक ये भय नहीं होगा, है ना, इसको लेकर के भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं होती रही, कार्रवाई होगी नहीं, उसे पता है भ्रष्टाचार करेगा, कुछ दिन तक ऐसे ही ऑफिस में ही आपका समझ लो अंतर्गत कोई एक प्रक्रिया चलाई जाएगी, कुछ दिन फिर सब भूल जाएंगे और फिर उसको बरी कर दिया जाता है। तो ये डर जब तक नहीं बिठाया जाएगा, अर्थात जब तक पनिशमेंट अच्छे से नहीं दिया जाएगा, तब तक भी आपका ये सिटीजन चार्टर जैसे जो भी आपके अवयव हैं, कंपोनेंट है, इन कभी लागू नहीं किए जा सकते हैं। फिर इस साथ ही ऑनलाइन पोर्टल क्या है, देखो जितने भी प्रमाण, जैसे जाति प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है, कुछ भी कोई डोमिसाइल कोई सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो एक पोर्टल है आपका ई साथी। तो ई साथी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाता है, सिंगल विंडो सिस्टम है, यहाँ पर आओ और सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हो। पहले क्या होता था, इन सारे संगठनों में जाकर के चक्कर काटते रहो और चक्कर काटते रहो भैया, इतने चक्कर कट जाते थे कि बनता कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या करना है, घर बैठे
दो चार बस लैपटॉप पे चीजें की, या जगह जगह पर कम्युनिटी सेंटर बन गए हैं, वहां से आपने क्या किया, ये साथी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उन्होंने आपका बनाकर दे दिया। ठीक, आप बच गए, आप संगठन में जाने से, वहां उसके चक्कर लगाने से आप बच गए। ठीक है, फिर पंचायतों के लिए क्या हुआ है, सिटीजन चार्टर बोला, बाबा ने बोला खाली यहाँ पर विभागों में नहीं होगा, पंचायत के स्तर पर भी सिटीजन चार्टर को लागू करना होगा, क्योंकि भैया ये सबसे निकट रहते हैं, ठीक है, प्रशासन के। बोले गांव का आदमी देखेगा हमारी पंचायत, मुखिया जी के पंचायत में काका लिखा है, जो पढ़ा लिखा आदमी कहेगा अच्छा शौचालय बनवाने हैं, मुखिया जी कहाँ है शौचालय, फिर प्रश्न चिन्ह करेगा, कहाँ है भैया, कहाँ है, खाली घर ही बनवा लिए हो। तो ये वाले जो है सिटीजन चार्टर को यहाँ इंप्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है पंचायतों में, तभी आप क्या कर सकते हो, नागरिक घोषणा पत्र को लागू करके आप सुशासन को लागू कर सकते हो। याद रखना सुशासन से जुड़ा हुआ है ये, अंततः ऑब्जेक्टिव अंतिम उद्देश्य क्या है, गुड गवर्नेंस को स्थापित करना। ठीक है, अब देखो चैलेंज क्या है, सिटीजन चार्टर के सामने भी चैलेंज है। अब लगा दिए वहां पर, ठीक है, मान लो लगा दिए, कंपोनेंट भी सब बता दिए, सब कुछ पता है, लेकिन नागरिक इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है आज तक, इतने सालों से लगा हुआ है संगठनों के बाहर, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, केवल सैद्धांतिक रूप से डिपार्टमेंट पर लागू होते हैं, किसी भी तरीके का पनिशमेंट कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई यहाँ पर सजा का प्रावधान नहीं सख्ती से। तो बोले जो एक तो बाध्यकारिता नहीं है, जो उनके कार्य है उस पर आप जो है आपका मन है तो करिए, नहीं मन है तो नहीं करिए, इस मानसिकता के साथ रहते हैं। ठीक है, तो एक तो बाध्यकारिता नहीं, दूसरा जो भाषा स्तरीय नहीं है। समझो इसका क्या मतलब है, जो वहां लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक, अब लैंग्वेज जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लिख दिया उन्होंने उत्सादन, ठीक, जैसे प्रयोग किया जाता है उत्सादन, अब मान लो वहां उत्सादन लिखा है तो आम आदमी जाएगा भैया उत्सादन को समझ, सीधा लिखो नष्ट हो गए, खत्म कर दिया गया है, ठीक, कुछ भी खत्म कर दिया गया है लिखने के बजाय वहां लिखा होता है उत्सादन, निर्वहन। अब ऐसे ऐसे भारी शब्द अगर लिख दिए जाएंगे तो सीधा समझो भाषा स्तरीय नहीं, आप वहां की स्थानीय भाषा का प्रयोग करो, जिस जगह पर संगठन है अगर ज्यादा बेहतर होगा अगर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए तो वहां के लोग भी समझ पाएंगे और ज्यादा बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करा पाएंगे। क्लियर, फिर उपयोगकर्ता जो होते हैं उनसे परामर्श कभी लिया ही नहीं जाता, जिनके लिए आप ये नियम कानून जो भी रूल्स बना रहे हो उनसे कभी परामर्श ही नहीं लिया गया। ठीक है, उसके बाद जन जागरूकता, यानी कि लोग जागरूक ही नहीं, आज के पहले ही बहुत सारे ऐसे भी होंगे अपने मित्र जो सिटीजन चार्टर जानते ही नहीं होंगे क्या होता है, सही बात है कि नहीं है। तो बोले जन जागरूकता का बहुत अभाव है, तो बोले पहले तो अवेयर करो लोगों की भैया ये सिटीजन चार्टर होता क्या है। ठीक है, पहले तो पढ़े लिखे आदमी कोई पता नहीं, तभी तो वो आगे नागरिकों को और बताएगा, जब पढ़े लिखे आदमी कोई नहीं पता सिटीजन चार्टर क्या है तो अपने अधिकारों की आवाज कैसे उठाएगा। ठीक, समझ में आया, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड जब आपको देना है, सुधार बताना है, तो जो भाषा के स्तर पर हमें समझ में आया कि एक तो स्पष्ट मानक प्रयोग किया जाए और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए, प्रावधानों के स्तर पर जितने हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, सभी से परामर्श लेने की, वंचित वर्गों का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और जो यहाँ पर पहले पुराने ढर्रे पर ही नियम या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसको आपको अपडेट करने की आवश्यकता है, अद्यतन मतलब अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये निरंतर होते रहना चाहिए। वर्तमान जैसे हम गवर्नेंस से कहां पर बढ़ गए, ई गवर्नेंस, अब उसमें जो आपका कोई संगठन है उसमें जो आपके कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें ई गवर्नेंस वाले टूल को शामिल ही नहीं किया है, तो भैया अपडेट करो ना, अब जाओ इधर, आप ई गवर्नेंस की ओर जाओ। फिर इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर जितने डिपार्टमेंट हैं इनके बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ जो राजनीतिक दबाव है, बताया ना कि पनिशमेंट जैसे प्रावधान को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, जब तक ये राजनीतिक दबाव भी बनाया नहीं जाएगा, और इसके लिए जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक ना इच्छा शक्ति होगी ना कभी राजनीतिक दबाव होगा ना प्रशासनिक जवाबदेहिता आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर शिकायत निवारण जो प्रणाली है ये मजबूत होनी चाहिए, इसमें एक बढ़िया तरीका हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो मॉनिटरिंग है इसको लागू करो, जैसे तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी आप रखो और देखो कि भैया ये जो संगठन है और नागरिकों को किस तरीके से नीतियों का जो है क्रियान्वयन कर रहा है, इस पर बढ़िया से मॉनिटरिंग रखी जा सकती है थर्ड पार्टी के माध्यम से। ठीक है, फिर आप प्रशासन की जवाबदेही का बढ़ा सकते हो, इसके लिए बहुत सारे टूल्स आपके चालू किए गए हैं, शुरू ही चल ही रहे हैं, हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो गया अपना सिटीजन चार्टर का मामला, आरटीआई देख लिया, सिटीजन चार्टर देख लिया, गुड गवर्नेंस देख लिया। अब कहां बढ़ते हैं आगे, अब हम आगे आ गए ई गवर्नेंस पर। ई गवर्नेंस क्या होता है ऐसे समझो ना एकदम आसान भाषा में, फिर विश्व बैंक ने जो परिभाषा गढ़ी है उसको तो आपको बता ही देना है। देखो ई गवर्नेंस का सीधा मतलब है जितनी हम नीति निर्धारण से लेकर के नीति क्रियान्वयन तक की प्रोसेस पूरी देख रहे हैं ये तो चल ही रही है, लेकिन अगर इस पूरे सरकार, बाजार और नागरिक समाज, मतलब जो आपका गवर्नमेंट बॉडी है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है और जो आपका सिटीजन है, इन तीनों के मध्य जो संबंध है या इन तीनों के मध्य जो भी आपका प्रशासनिक इकाइयां कार्य कर रही हैं, अब इसमें अगर आप सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लोगो, मतलब तकनीक का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लोगो, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करो, वही आपकी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहलाती है, ई गवर्नेंस कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें ई गवर्नेंस का सीधा मतलब है जब आप प्रशासनिक जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आप तकनीक का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करोगे तो आपकी ई गवर्नेंस हो गई। जैसे भैया मान लो पहले इंफॉर्मेशन जब देनी होती थी तो इंफॉर्मेशन सरकार क्या करती थी, गैजेट आदि के माध्यम से जारी करती थी और उसके बाद में लोगों को पता चलता था, न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता था, है ना। अब क्या हो गया, अब बोले मोबाइल गवर्नेंस आ गया। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से सब व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे दी, मैसेज के माध्यम से दे दी, ये क्या हो गया, गवर्नेंस किधर जा रही है, ई गवर्नेंस की हो जा रही है। क्लियर हो गया, किसका प्रयोग किया, तकनीक का प्रयोग
प्रयोग किया, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। समझ में आया? बिल्कुल आसान एग्जांपल से समझ में आ गया। अब विश्व बैंक क्या परिभाषा दे रहा है, ये रट डालो। अगर आपको ई गवर्नेंस पर कभी भी लिखने को आता है तो ये परिभाषा रट लो, ठीक है। तो गवर्नेंस प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो भी है बराबर ई गवर्नेंस। आप चाहो तो इस तरीके से फिगर बना देना, या फिर आप इस परिभाषा को रट लो कि ई गवर्नेंस सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना तकनीक के प्रयोग का सूचक, जिसमें सरकार, बाजार व नागरिक समाज, ये आसानी समझ रहे हो ना, सरकार मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, बाजार मतलब प्राइवेट सेक्टर, और नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी आपका या सिटीजन आपका, ऐसा समझो। इसके मध्य संबंधों को परिभाषित या परिवर्तित करने की क्षमता होती है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ई गवर्नेंस क्लियर हो गया। इसके मध्य के संबंधों को सूचना तकनीकों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो या बेहतर बना सकते हो। गवर्नेंस को ई गवर्नेंस में बदलना है तभी आप इसको गुड गवर्नेंस में बदल सकते हो, ठीक, या आप इसको स्मार्ट गवर्नेंस में बदल सकते हो। अभी स्मार्ट गवर्नेंस, जब भी देखो गवर्नेंस का टॉपिक आए तो आपको कंक्लूजन के स्तर पर स्मार्ट गवर्नेंस को जरूर शामिल करना है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं, जैसे ई गवर्नेंस जरूर डालना है जब भी कंक्लूड करना है, कोई भी गवर्नेंस का टॉपिक आता है, सुशासन पर लिखने के लिए आता है। आपको स्मार्ट गवर्नेंस जरूर डालना है कि गवर्नेंस को भैया हमें स्मार्ट गवर्नेंस बनाना है। अभी समझेंगे स्मार्ट गवर्नेंस में फुल फॉर्म क्या है, इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है। क्लियर? ये कीवर्ड जरूर दिखने चाहिए और फिर उसको अंडरलाइन कर देना तुरंत, ठीक। अब इसके बाद में इसके प्रॉफिट क्या है भैया, ई गवर्नेंस लाने के लाभ क्या है। पहला लाभ है प्रशासनिक सुगमता। बोले जटिलता खत्म कैसे की जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो जटिलता है उसको कम कैसे कर सकते हो, उसको सीधा कम कर सकते हो। जो सर्विस डिलीवरी है उसको तेज कर सकते हो। कैसे? देखो ये सारे जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक सुगमता कैसे कम होगी, बोले प्रशासनिक सुगमता कम होगी जब सर्विस डिलीवरी तेज हो जाएगी। बीच के बिचौलिए जो होते हैं ना, अब सीधा डिजिटल माध्यम से, जैसे मनरेगा का पैसा पहले जो है दिया जाता था, उसके बाद बीच के बिचौलिए पता नहीं कितना खा जाते थे, कितना आगे पहुंचाते थे। लेकिन अब सरकार कह रही है अकाउंट खुलवाओ, इनका अकाउंट खुलवाओ, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बोले डिजिटल माध्यम से हम अकाउंट्स में सीधा भेजेंगे, ठीक है। तो बोले क्या हो गया, सर्विस डिलीवरी तेज हो गई, आपकी इफेक्टिव हो गई। तो बोले सेवा सुपुर्दगी को इफेक्टिव तरीके से आपका लागू किया जा सकता है ई गवर्नेंस के माध्यम से, और जो प्रशासनिक जटिलता है इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? सरकार क्या है, मॉनिटरिंग भी रख सकती है ना। अब जो है सरकार मॉनिटरिंग रख सकती है। वैसे एक एक व्यक्ति पर मॉनिटरिंग रखना आसान था? नहीं था भाई, ठीक है। तो पहला जो आपका है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, दूसरा सर्विस के लेवल पर आपकी सुपुर्दगी वो आसान होगी, और जो आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर, उसको मजबूती से लागू किया जा सकता है। दूसरा महत्व समझ में आया। तीसरा है भैया जो नागरिक भी अब थोड़ा सशक्त हो जाएंगे। कैसे? उन्हें अपने डिजिटल अधिकारों के बारे में पता चलेगा, वो स्वयं से प्रभावी रूप से निगरानी रख सकते हैं। उन्हें पता है भैया एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर हमें पता चल जाएगा हमारा पैसा आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा, अगर मान लो उस पोर्टल पर पैसा आया हमें नहीं मिला, तो हमारे पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ठीक है। बोले इसके माध्यम से हम क्या है, जैसे समाधान पोर्टल है, मान लो जन सुनवाई पोर्टल है, मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है 1076, तुरंत नागरिक इतना अवेयर हो गया है, इतना सशक्त हो गया है, तुरंत क्या करेगा, बोले अब लो भैया मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डायल कर दिया तुरंत, ठीक, उसने समाधान पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत डाल दी। ये सारे जो प्रावधान आपके आ गए हैं ई गवर्नेंस के पश्चात, इसने नागरिकों को भी सशक्त कर दिया है। समझ में आया? फिर है आर्थिक विकास हेतु जो अनुकूल परिवेश। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अनुकूल परिवेश कैसे बना है। पहले मामला हमेशा कहा जाता था प्रशासन के स्तर पर रेड टेपिज्म का मामला है। अब इस रेड टेपिज्म को अगर ये ई गवर्नेंस आ जाएगा तो रेड कॉर्पोरेट में बदल देगा, रेड कॉर्पोरेट सॉरी रेड कारपेट में बदल देगा। मतलब बिछाओ भैया रेड कारपेट, आओ अब आप निवेश करो। और इसी के चलते ही तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, ई गवर्नेंस प्रणाली को प्रमोट किया सरकार ने। तभी तो वैश्विक निवेश सम्मेलन में यूं ही थोड़ी ना आर्थिक विकास आपका देखने को मिल रहा है। जो क्षेत्र आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र, यानी कि जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र था या पूर्वांचल क्षेत्र था, जहां निवेश मिलता ही नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था। लेकिन अब सरकार ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, ई गवर्नेंस को लागू किया, तो रेड कारपेट बिछा दिया लोगों के लिए। आओ भैया आपके लिए रेड कारपेट बिछ गया है, बढ़िया से निवेश करो, बढ़िया से प्रॉफिट करो, उत्तर प्रदेश भी ग्रो करेगा, ठीक है। लाइसेंसिंग व्यवस्था को आसान कर दिया। जो आपका रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही में सबसे बड़ी समस्या थी लाइसेंसिंग व्यवस्था। अब इस लाइसेंसिंग व्यवस्था को कई, जैसे माइन मित्रा आपका पोर्टल आ गया। अब पहले लाइसेंसिंग जो मिलती थी खनन वगैरह के लिए बहुत तकलीफ होती थी, ठीक है, बहुत भ्रष्टाचार मौजूद था। सरकार ने कहा माइन मित्रा पोर्टल बनाओ, आओ माइन मित्रा पोर्टल पर तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगा, सिंगल विंडो एकदम क्लियरेंस होगा, बढ़िया से यहाँ से ही आपको लाइसेंसिंग का अधिकार मिल जाएगा। आराम से पूरा जो बीच की प्रणाली थी, बीच के बिचौलिए थे, एक तरफ से निपटा दिए पूरे। तो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, जो इंस्पेक्टर राज था उसको खत्म कर दिया, ठीक, समझ में आया। तो ये सारे जो प्रयास हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से, इसके तहत ही आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल परिवेश भी आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के अब लाभ अगर पूछा जाएगा, बता दोगे ना। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या पहल की है, ये सारे इनिशिएटिव हैं, ये जितने आपके प्रयास हैं, इन सारे प्रयासों के साथ इन इनिशिएटिव को शामिल करना है। जैसे राजनीतिक स्तर पर, बोले राजनीतिक स्तर पर आपका राज्य विधानमंडल को डिजिटलीकृत कर दिया गया है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल जो है उसको डिजिटलीकृत किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप ई कैबिनेट बताओ, ई ऑफिस बताओ, ई पेंशन बताओ, ये कई इनिशिएटिव हैं। याद रखना, जो ई गवर्नेंस के लाभ बताए आपको, उन ई गवर्नेंस के लाभ में ही आपको ई शासन कैसे स्थापित किया जा रहा है, इसमें ये सारे इनिशिएटिव जरूर बताने हैं। वहां बताया था ना
कि जो रेड टेपिज्म खत्म किया जा रहा है उसकी जगह रेड कारपेट कैसे बनेगा? बोले ये देखो, सिंगल विंडो क्लियरेंस को प्रभावी बनाया गया। इसमें आपका ई माइन मित्रा है, दर्पण पोर्टल है, प्रेरणा है, ये सारे प्रयास बताने हैं। सेवा सुपुर्दगी सर्विस डिलीवरी कैसे आसान की जा रही? बोले ई साथी के माध्यम से जितने प्रमाण पत्र हैं आप सब आप डिजिटल तरीके से बना सकते हो, लोकवाणी आप बता सकते हो। तो ये सारी पहल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जितने ई गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए जो आपके इनिशिएटिव हैं, इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज करो। जो आपके कम्युनिटी सर्विस सेंटर हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 10,000 की हर जनसंख्या पर एक आपका कम्युनिटी सर्विस सेंटर होना चाहिए, है ना, जहां ये सारे इनिशिएटिव जो आपके चालू किए जा रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी बैठाया जाएगा और जितने भी आपके नागरिक हैं वो सारी सर्विसेज उनको यहां से आसानी से मिल पाएंगे। तो ये आपका कम्युनिटी सर्विस सेंटर, आपने पता होगा कि जो सार्वजनिक सेवा केंद्र हैं जगह जगह पर जो दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 10,000 की जनसंख्या पर एक होना चाहिए या फिर 2 पंचायतों पर एक आपका कम्युनिटी सर्विस सेंटर जरूर होना चाहिए। स्टेट डाटा सेंटर बनाया जा रहा है आपका ई गवर्नेंस योजना के तहत। ये सारे प्रयास हैं जो यूपी सरकार कर रही है। इसमें यूपी सरकार का जो यूपी दर्पण डैशबोर्ड है, पोर्टल है, इसको उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला है। अवश्य बताना है, ठीक है। जहां उत्तर प्रदेश के द्वारा कोई ई गवर्नेंस की पहल है उसको अगर पुरस्कृत किया गया है पिछले वर्षों में, तो जरूर चर्चा करो अपने इस टॉपिक पर अगर प्रश्न बनाया जाता है। तो यूपी का जो दर्पण डैशबोर्ड है, अर्थात देखो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, कोई पैसा है, फंड एलोकेट करती है, फंड आगे देती है, उसमें एनजीओ वगैरह भी सरकार के गैर सरकारी संगठन ये भी तो मदद करते हैं। तो बोले सरकार के साथ साथ आपके एनजीओ कार्य कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ को कितना पैसा दिया गया, कहां उसने लगाया पैसा, कैसे कार्य किया, ये सारा डेटा जो है आपको इस दर्पण डैशबोर्ड पर मिल जाता है। तो इसने बहुत शानदार तरीके से कार्य किया है, तभी सरकार और गैर सरकार संगठन मिलकर के किसी भी नीति को अच्छे से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। ऐसे माइन मित्रा और सेवा मित्र ये भी आपके सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयास हो गए। हमने ई गवर्नेंस की महत्व देख ली है, क्या भैया बेनिफिट है, लाभ क्या है। उसके बाद ई गवर्नेंस के हमने देख लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम सॉरी ई गवर्नेंस के हमने देख ली क्या क्या इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में। अब हम देखेंगे चैलेंज क्या क्या है। चुनौती में सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल विभाजन। देखो ये भारत की समस्या ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की भी समस्या है कि डिजिटल डिविडेंड। अब ये डिजिटल डिविडेंड के चलते हमें पता है कि 67% क्षेत्र तो शहरी है और सबसे ज्यादा जरूरत कहां पर है, बोले सबसे ज्यादा जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हमें सबसे जरूरी है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बेहतर किया जाए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो, इंटरनेट को पहुंच बनाओ, और इसमें देखो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों तक में जो ऑप्टिकल फाइबर लगाने की बात की जा रही है हर पंचायत में, तो यहाँ कार्य करेगा, ठीक है। वो तभी हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विषमता को दूर कर सकते हैं। पहली चुनौती समझ में आई, बोले डिजिटल विभाजन। दूसरी डिजिटल साक्षरता। इंफ्रा लगाने के साथ उनको साक्षर करना भी बहुत जरूरी है। उनको उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम आपको चालू करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप डिजिटली जो निरक्षर लोग हैं, अब भैया समझो पता ही होगा गांव में मोबाइल तो दे दियो, ठीक है, इंटरनेट दे दिए, बोले कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट करेंगे पूरी डेटा चला जाएगा हमारा, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया हम नहीं कनेक्ट करेंगे, हमको इसे चलाने दो, खाली हमको इसे चलाने, पता लगा हम इनसे जोड़े, इनका वाईफाई कनेक्ट हुआ और हमारा पूरा डाटे उड़ा दिए ये, है ना, हमारा पूरा जो भी पैसा है पैसा चला गया उनके अकाउंट में। अगर ये डर बना हुआ है, ये डर क्यों है, डिजिटल निरक्षरता जो है। और इस डिजिटल निरक्षरता को जागरूकता के माध्यम से ही आप वे फॉरवर्ड तुरंत क्या बताना है, डिजिटली आपको जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि वाईफाई कनेक्ट करने से आपके अकाउंट का पैसा नहीं गायब होता है, ठीक है, आपका अकाउंट जो है उतना ही पैसा बना रहेगा। इस तरीके से आप उनको साक्षर करो, ठीक। और ये कार्य किसका है, ये कार्य तो प्रशासनिक इकाइयों का होता है, लेकिन क्या कोई प्रशासन का आदमी जाता है, 1-2% काम कर रहा है, बाकी सब बैठा है पड़ा रहने दो यार, ठीक है। जो भी नहीं जानकारी, जितनी ज्यादा जानकारी नहीं उतने हम ज्यादा कमा लेंगे, उतना ज्यादा भ्रष्ट हम हो सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ तो काम हो रहा है, ठीक है। तो बोले अभी के समय यूपी की साक्षरता दर ही 73 है। अब सोचो जब ये लिटरेसी है उत्तर प्रदेश की, डिजिटल लिटरेसी कितनी होगी, खुद अनुमान लगाओ यहाँ से, ठीक। अब उसके बाद में प्रशासक और लोगों में नई तकनीक के प्रति बहुत संकोच रहता है। एक तो नागरिक को ही जागरूकता नहीं है, दूसरा जो प्रशासनिक स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनको स्वयं से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद नई तकनीक के प्रति बहुत संकोच रखते हैं, खुद नहीं ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं। जितना सीधा सीधा बता दी, जो सीधा सीधा काम हो सकता है वही करते हैं खाली, ठीक है। तो वो एक संकोच वाला काम, इस पर भी बहुत जरूरी है। खाली नागरिक को ही नहीं, प्रशासनिक इकाइयों को भी जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। फिर निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। देखो बहुत ज्यादा साइबर क्राइम भी तो बढ़ रहा है। अब बहुत ई गवर्नेंस करके ऐसा तो है नहीं उनकी, अब ऐसे ऐसा समझो नागरिकों की जो चिंताएं हैं वो अपने आप में एकदम सरासर तो दरकिनार की नहीं जा सकती हैं। बोले उनकी चिंताएं एक हद तक जायज हैं कि जो साइबर हमले हो रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत जो सूचनाएं होती हैं वो बाहर आ जा रही हैं, तो भैया नागरिक जो है कम शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो डरेगा नहीं, बिल्कुल डरेगा। तो सरकार को यहाँ पर उनकी निजता और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। तभी जाकर के क्या हो सकता है, ई गवर्नेंस जैसे इनिशिएटिव को सफलतापूर्वक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया भैया चुनौतियां और आपके सरकार के प्रयास, और वे फॉरवर्ड इसी से निकल आएगा आपका। अब जब कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में याद रखना है कि गवर्नेंस को ई गवर्नेंस ही नहीं, हमें स्मार्ट गवर्नेंस के रूप में लागू करना है। और उस स्मार्ट गवर्नेंस में आपको बताना चाहिए, एस का मतलब होता है सिंपल, मोरल,
ई का मतलब है काउंटेबल और आर है आपका रिस्पॉन्सिव, मतलब अनुक्रियाशील जो आपकी होती है। टी है ट्रांसपेरेंट। तुरंत आपको बताना है भैया गवर्नेंस जो है आपको कैसी बनानी है, बोले ई गवर्नेंस को हमें स्मार्ट गवर्नेंस बनानी है, और इस स्मार्ट गवर्नेंस को तुरंत खोल कर रख दिया वहां पर, ठीक है। कंक्लूड जब करना है तो ये कंक्लूजन बहुत शानदार हो सकता है। दूसरा, जब स्मार्ट गवर्नेंस लिखो तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दो, ताकि एग्जामिनर के सामने जाए, हाँ भैया ठीक है, ये आदमी आखिरी में लास्ट में गवर्नेंस को, सुशासन को स्थापित करने के लिए स्मार्ट गवर्नेंस का प्रयोग कर रहा है, ठीक। या फिर मान लो नहीं याद आ रहा है भाई, हर कोई थोड़ी ना स्मार्ट गवर्नेंस लिखेगा, या अब और कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे सेकंड एआरसी जब आता है, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, जो सॉरी सेकंड एआरसी, द्वितीय जो आपका प्रशासनिक कमीशन है, ये जब आता है सुधार, प्रशासनिक सुधार आयोग, तो इसने क्या बताया, इसने बोला देखो जो आपका एपेक्स स्तर पर गवर्नमेंट बॉडी बैठी हुई है, शासन स्तर बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे संबंध स्थापित हो रहा है, गवर्नमेंट टू सिटीजन कैसा है, गवर्नमेंट टू ट्रेड और गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर, ठीक है। तो इन चार पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, तभी आप क्या कर सकते हो, सुशासन को स्थापित कर सकते हो। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है कि सरकार और सरकार के बीच में आपका बेहतर जो है नीतियों का निर्धारण होना चाहिए, ठीक है, बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। फिर सरकार और नागरिक के बीच में गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर तीसरा है गवर्नमेंट टू ट्रेड, अर्थात ट्रेड वगैरह के व्यापार के लिए भी अनुकूल परिवेश, और गवर्नमेंट टू ऑफिसर, मतलब जो नीति का क्रियान्वयन कर रहा है इसके साथ भी आप सरकार को बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे। तो ये इन पहलुओं पर सेकंड एआरसी ने सलाह दी। तो बोले सेकंड एआरसी की जो सिफारिशें हैं, जो रिकमेंडेशन है, उसको कोट करते हुए आप कंक्लूड कर दो। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग लिखोगे जहां ही, उसकी जैसे ही सिफारिशें लिखोगे कि उसके माध्यम से आप गुड गवर्नेंस या स्मार्ट गवर्नेंस को स्टेबलिश कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो। तो स्मार्ट गवर्नेंस आपका आना चाहिए कंक्लूजन में, सेकंड एआरसी की बात आप कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे हैं कीवर्ड आपको बता दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप अपना कंक्लूजन जो है बेहतर कर सकते हो, ठीक है, औरों से। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं अगला। अगला कौन सा टॉपिक है, बोले अगला टॉपिक है हमारे पास भ्रष्टाचार, ठीक। अब देखो भ्रष्टाचार का मामला आता है तो भ्रष्टाचार पर सबसे पहले आपके पास आना चाहिए क्या है भैया भ्रष्टाचार। अब लिखने को आ जाए, तो पता है भ्रष्टाचार मतलब कमाई करना, अंधाधुंध कमाई, ये तो लिखोगे नहीं। भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचरण, ठीक है, भ्रष्ट प्लस आचरण से मिलकर बना है, जो भ्रष्ट आचरण करे। अब यहाँ हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने के, कई हो सकते हैं, कैसे। एक तो तरीका हो सकता है संयुक्त राष्ट्र ने जो परिभाषा दी है इसके भ्रष्टाचार की, उसको सीधा सीधा लिखा हो। क्या बोला है, यहाँ बोला है कि भ्रष्टाचार अपने आप में एक गंभीर अपराध है जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। अब इसको थोड़ा समझ लो खोलकर, ऐसे तो नहीं परिभाषा दे दी होगी। भ्रष्टाचार का मतलब आप क्या समझते हो, क्या खाली पैसा कमाना, नहीं भैया। क्यों, क्योंकि ऐसा समझो, क्यों भैया, सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर क्यों कर रहा है, समझ में तो आना चाहिए। आर्थिक विकास हमें पता है कि आर्थिक, सीधी सी बात है कि जो पैसा आर्थिक रूप से सरकार ने एलोकेट किया किसी स्कीम के लिए, ठीक है, अब वो पैसा भ्रष्ट गतिविधियों के चलते प्रशासकों के कहां चला गया, उनकी जेब में चला गया। कहां लगना चाहिए था, बोले लगना चाहिए था कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी सरकार ने तय किया था वहां पर लगना चाहिए था। या वंचित वर्ग के लिए पैसा भेजा गया, मान लो किसी स्कीम के तहत मनरेगा में भेजा गया, उसका 50% पैसा मान लो प्रशासक वर्ग खा गया, ठीक है, भ्रष्टाचार के तहत। तो वो एक तो आर्थिक विकास भेड़ चढ़ गया। दूसरा भैया उस समाज के जो वंचित वर्ग थे, जिनके पुनरुद्धार के लिए, जिनके सशक्तिकरण के लिए ये पैसा भेजा गया था, उनका पैसा भी तो एक व्यक्ति खा गया। तो उसके चलते क्या हो गया, सामाजिक विकास रुका कि नहीं। तो सोशियो डेवलपमेंट भी रुकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुकता है। समझ में आया, एक उदाहरण देकर समझाया है। तो इसीलिए यूएन कहता है कि भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, जो जिस देश में ये होता है वहां पर सामाजिक आर्थिक दोनों विकास को, दोनों डेवलपमेंट को ये कमजोर कर देता है। अब बताओ रटने की जरूरत है, ये नहीं है ना, बहुत आसान है, समझ गए। यूएन की परिभाषा एकदम अब रट जाएगी, ठीक है, अब रटो, बढ़िया से रटेगी। एक और तरीका हो सकता है, मान लो यूएन की नहीं रट पाया कोई भैया, ठीक है, तो उसको क्या करना है, एक तो भ्रष्ट आचरण वाला कॉन्सेप्ट के साथ में, समझ के साथ उसने शुरू कर दिया, लेकिन ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा, किसी कोट कर दो किसी आप संगठन को। इससे भी एक और अलग तरीका हो सकता है लिखने का, क्या है, आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पीटी के स्तर पर तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, कौन सा, बोले भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक, पढ़े हो। तो भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक एकदम लेटेस्ट वाला निकालना है, लिख लेना है, यहाँ पर भारत की रैंक लिख देनी है, या फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर बता देनी है। तो बताना है भैया कि भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक, इसके तहत जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है या भारत की जो स्थिति है, इसके माध्यम से आप भ्रष्टाचार की स्थिति भी बता सकते हो, ठीक है। ये भी तरीका हो सकता है किसी सूचकांक के माध्यम से आपकी भूमिका शुरू करने का। कोई बहुत फिक्स तरीका नहीं होता है, जितने तरीके हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने प्रयास, मतलब जितने तरीके हो सकते हैं मेरी समझ से, जितनी हमारी समझ है उस हिसाब से हम आपको बता देंगे कि ये तरीके हैं। देखो इस तरीकों से आप जो आपको सहज, जो अच्छा लगे, जो वहां पे याद आ जाए, आपको तैयारी रखनी है, जो वहां पर याद आ जाए एग्जाम में, वहीं पर आपको वहां चेप देना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण, इसके स्टेक होल्डर आराम से समझ जाओगे आप, इसके स्टेक होल्डर अगर समझ गए तो इसके कारण समझने में कठिनाई नहीं है। कैसे, आप समझते हो कि भ्रष्टाचार की बात होगी तो राजनीतिक बात तो होगी, बिल्कुल होगी, है ना। फिर उसके बाद में बोले इकोनॉमिक बात होगी। देखो पेस्टल अप्रोच पता है कि नहीं, कारण कभी भी लिखने होते हैं तो पेस्टल अप्रोच मालूम है कि नहीं, इस पेस्टल अप्रोच को अप्लाई किया करो। जैसे पॉलिटिकल कारण होगा, कहीं कारण आप जाओगे तो एक तो राजनीतिक कारण आप ढूंढोगे, इकोनॉमिक
ई मतलब क्या है, इकोनॉमिक आर्थिक कारण ढूंढोगे। एस मतलब क्या है, सोशल सामाजिक कारण ढूंढोगे। टी मतलब क्या है, बोलो टेक्नोलॉजिकल कोई कारण हो सकता है ना, आपका तकनीकी कारण हो सकता है। और फिर आपका ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक कारण हो सकता है। एल मतलब देखो लीगल भी कारण हो सकता है, या कोई भी आपका देखो ये आपका पेस्टल अप्रोच जो है आपका, इस पेस्टल अप्रोच के साथ जाओ और कारण जो है आपके पास सारे आ जाएंगे निकल करके। ठीक, आओ एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में बताया कि राजनीतिक जो हस्तक्षेप है प्रशासन के स्तर पर बहुत होता है, और इस हस्तक्षेप के चलते ही राजनीतिक और नौकरशाह में गठजोड़ देखने को मिलता है। जैसे सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, तो सत्ता की चाटुकारिता करने वाले जितने होते हैं प्रशासनिक वर्ग, सब आप एक साथ, और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मत सोचना भैया भाजपा वाले अलग हैं, कांग्रेस वाले अलग हैं, सपा वाले अलग हैं, बस बस सब एक जैसे हैं। जिसकी सरकार आती है वो अपनी ही चाटुकारिता वर्ग जो रखता है, जो वर्ग होता है उसको अपने पास रख लेते हैं एकदम। ठीक है, तो वही आपका राजनेता और नौकरशाह का मस्त गठजोड़ बन जाता है। ठीक, और ये गठजोड़ क्या करता है, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देगा। जैसे अभी वर्तमान में देखो एक उदाहरण आया है कि हमारे बाबा जी को जो है कुछ गलत बोल दिए थे, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि बाद में इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन आप समझो कि यहाँ पर आप समझो नौकरशाह जो गए हैं, यहाँ पर लोक सेवक गए हैं, क्या लोक सेवक किसी शासक वर्ग की चाटुकारिता करने के लिए गए हैं, है ना? क्या इसका कर्तव्य क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट रहे। दूसरा, किसी भी तरीके की निष्पक्ष मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष रह करके कार्य करना है। न्यूट्रलिटी कहाँ गई यहाँ पर? पक्षपातपूर्ण अगर आपने रवैया दिखा दिया तो आप सही मायने में लोक सेवक के जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये एक समस्या देखो देखने को मिलती है राजनेता और नौकरशाह में गठजोड़ की। क्लियर? दूसरा दूसरा कारण है गोपनीयता का। देखो गोपनीयता और जो गैर जवाबदेहिता की, नॉन अकाउंटेबिलिटी की जो एक संस्कृति डेवलप हुई है, जो कल्चर डेवलप हुआ है, ये कल्चर क्या है? यहाँ पर जैसे बात करते हैं अरे हम बदल के रख देंगे, एकदम बदलाव ऐसा ला देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन जो एक संस्कृति वहां विकसित हो गई, बोले सिस्टम में जाकर के हो नहीं पाता है कुछ। तो वही है संस्कृति कि जो गोपनीयता की संस्कृति और गैर जवाबदेहिता की संस्कृति हो रही है, इसके चलते ही आपका क्या है वर्तमान समय में भ्रष्टाचार बना हुआ है। दूसरा कारण समझ में आया? पहला जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, इसके चलते अगर आप नहीं माने भैया राजनेता के, आप तुरंत उठा करके आपका इसी जगह जो क्या बोलते हैं ट्रांसफर किया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो पहला ये कारण है। दूसरा जो एक कल्चर डेवलप हुआ सिस्टम, बात बोलते हुए सुना होगा कि सिस्टम में जाकर के भैया सब ऐसे हो जाता है। तीसरा है औपनिवेशिक मन, एक जो औपनिवेशिक माइंडसेट है, इसके चलते होता क्या है, एलीट हमने देखा कि जो प्रशासक वर्ग जाता है एलीट माइंडसेट के साथ जाता है ना, रेड टेपिज्म का शिकार। ठीक, और इसके माइंडसेट के चलते ही वो क्या करता है, तेजी से जैसे ही संसाधन होते, रिसोर्सेस होते हैं, इन पर मनमाना नियंत्रण करना शुरू कर देगा और तेजी से लाभ कमाने की इच्छा होगी। और जब तेजी से लाभ कमाना चाहेगा तो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। दूसरी चीज होती है एक जो संस्कृति डेवलप की जाती है, दिखाया जाता है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जो बहुत तेजी से लाभ कमाता है, बिल्कुल एकदम रईसों वाली जिंदगी जीता है, समाज में उसको मान्यता भी सबसे ज्यादा मिली हुई है। भैया लोग क्या कहते हैं, जो बहुत ही साधारण तरीके से समझो जीवन निर्वाह कर रहा होगा, सैलरी पर जी रहा होगा, ठीक है, साधारण गाड़ी से चल रहा होगा अपने, उसको लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये काहे के अधिकारी हैं, है ना, बोलते सुना होगा। और जो एकदम लग्जरियस कार निकाली, ठीक, एकदम आईफोन निकाला, तो उसको क्या कहते हैं, अरे ये हैं अधिकारी के जलवे ये होते हैं। तो सामाजिक मान्यता देखो क्या है, जो सामाजिक मान्यता है, उस मान्यता के चलते जब तुमने मान ही रखा है उसी को बेहतर अधिकारी, तो फिर उसको कार्य करने के लिए प्रेरित खुद कर रहे हो यार। पहले तो उन्हें क्या करो, नकारना सीखो, एकदम सिरे से खारिज कर दो ऐसे अधिकारियों को, तभी जाकर के वो समझ पाएंगे कि वास्तविक उनके कर्तव्य क्या है। क्लियर? सही सही बात है कि नहीं है, है ना? तो ये चीजें देखो एक्सपीरियंस की होगी और खुद ही यही माइंडसेट लेकर के चल रहे होगे कि बहुत सारा तैयारी करेंगे, तैयारी सफल होंगे, उसी दिन आग लगा देंगे एकदम से। ठीक, कितने परसेंट लोग होते हैं जो एकदम बातें तो करते हैं, इंटरव्यू में देखो बातें वही की जाती हैं सारी, लेकिन वास्तविक रूप में चल क्या रहा होता है, एकदम जलवा काट देंगे, जलजला मचा देंगे। जबकि लोक सेवक का कार्य दायित्व तो ये होता नहीं है कि जलजला काट दो जाकर के, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है प्रशासनिक जटिलता और लाल फीताशाही, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं अभी। और नैतिक जो मूल्यों की कमी है, तो इससे सामाजिक जो स्वीकार्यता बनी हुई है, इसके चलते ऑलरेडी जो नैतिक मूल्य हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, वो कम हो जाती हैं। और ये जो सामाजिक स्वीकार्यता है ना, ये सामाजिक स्वीकार्यता के चलते ही इसको ही एटीट्यूड जो चेंज करने के लिए भारत सरकार मिशन कर्मयोगी जैसे पहल कर रही है, ठीक है, शुरू कर रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या भ्रष्टाचार पर, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार पर कभी भी लिखने को आए, ये पॉइंट से जहां भी जनरेट हो, सीधा बताना है, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, इसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहती है, अर्थात बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ऐसा मानना है। अब बाबा ने कई बार स्टेटमेंट भी दिया है, अगर भ्रष्टाचार भले हमारा आदमी कोई करेगा, छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में मारा वही जाता है जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है किसी भी सरकार के द्वारा। तो ये आपकी जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है, इसके तहत क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल किए जा रहे हैं। जैसे जो गोपनीयता की संस्कृति है, इसको पारदर्शिता की संस्कृति में बदलना होगा। मौजूद जो चुनौती है, कारण क्या है, बोले जो गोपनीयता वाला कल्चर है, इसको हम बदल देंगे किसमें?
पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी वाले कल्चर में बदलना होगा। और ट्रांसपेरेंसी में कैसे जाएगा? जब गवर्नेंस को हम ई गवर्नेंस बनाएंगे। जैसे करप्शन में आपका एंटी करप्शन पोर्टल काम करेगा, जो अधिकारी भ्रष्ट पाया जाएगा उस पर तुरंत आप शिकायत कर सकते हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। और शिकायत कहां करनी है? बोले एंटी करप्शन पोर्टल पर जाकर शिकायत करनी है। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, ठीक है, ये आपके जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं, ये अगर किसी भ्रष्ट गतिविधि में पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये आपके गेजेटेड अधिकारी, नॉन गेजेटेड अधिकारी दोनों के लिए यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो भूमाफिया थे, बहुत बड़े बड़े भूमाफियाओं में भूमाफिया देखा गया था, इनका आतंक फैला हुआ था क्षेत्रों में। बाबा आते हैं, बाबा ने अच्छे अच्छे भूमाफियाओं को खत्म कर दिया, ये तो एकदम सच्चाई है। तो इसके लिए कार्य करता है एंटी भूमाफिया पोर्टल। जितने अवैध कब्जा हैं उनको आप इस पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हो, जिससे जो भूमाफिया हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान सरकार यहाँ पर बेहतर कार्य कर रही है। इसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम आता है। अब लोकायुक्त अधिनियम क्यों है? बोले अधिकारी आपके गेजेटेड हो गए, नॉन गेजेटेड हो गए, किसी भी अगर भ्रष्ट गतिविधि में पाए जाते हैं उन पर तो कार्रवाई आपने कर दी बाबा। बोले अगर मंत्री विधायक और यही सब अगर आपके लिप्त पाए गए तो बोले इसके लिए लोकायुक्त अधिनियम है ना, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो इन पर कार्रवाई होगी, ये भी छोड़े नहीं जाएंगे। ठीक समझ में आया? तो अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी समझ में आई कि कोई भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पन्नों पर ये चीजें जो है वो जरूर लिखनी है। ठीक, अब कितना व्यवहारिक रूप में लागू हो रही है ये सभी को पता है। ठीक, चुपचाप रहना है एकदम। फिर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी, यहाँ बाबा ने बोला है कि जैसे केंद्र के स्तर पर सीबीआई है ना, जो भ्रष्टाचार के मामले देखती है, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी आपकी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी गठित की जाएगी। अब बोले मान लो अगर वित्तीय मामला कोई वित्तीय भ्रष्टाचार है, मान लो पैसे से जुड़ा हुआ कोई भ्रष्ट अपराध सामने आता है, तो बोले इस आर्थिक अपराध की जांच के लिए एक वित्तीय जांच इकाई जो है गठित की जाएगी। ठीक है, दो बातें और की गई। बोले सीबीआई की तर्ज पर एक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी गठित की जाएगी, कोई आर्थिक अपराध करता है इसके लिए वित्तीय जांच इकाई गठित की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है एक, जहां पर आप शिकायत कर सकते हो, कोई भी मामला है चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा भ्रष्टाचार का मामला। भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो उठाए गए जितने भी इनिशिएटिव हैं। अब इसके बाद में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। देखो भैया, लोकायुक्त के बारे में जानना है तो इतना पहले समझ लो लोकायुक्त होता क्या है ना, इतना तो पता होना चाहिए। लोकपाल के बारे में तो जानते ही होंगे। जब कांग्रेस की सरकार का दमन हुआ, दमन मतलब हुआ खत्म हुई, तो खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान था अन्ना हजारे की मूवमेंट का, पता है? तो अन्ना हजारे ने मूवमेंट क्यों किया था? बोले जितने ये राजनेता है, ये भ्रष्ट गतिविधि में पाए जा रहे, इतने बड़े बड़े घोटाले, 2G जैसा घोटाला हुआ, इतने बड़े बड़े घोटाले निकल कर आए, इन घोटालों के बाद अगर ये फंसते हैं तो इन पर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बोले इसके लिए आना चाहिए लोकपाल। ठीक, जब लोकपाल आएगा केंद्र के स्तर पर तो अगर ये पाए जाते हैं आपके भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त, बहुत सारे राज्यों में देखो ये व्यवस्था थी, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश में भी थी। 1975 में ही कानून बन गया था, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में गठित कर दिया गया था। लेकिन समझना होगा केंद्र के स्तर पर 13 के बाद जब प्रयास होता है तो भैया उसी के बाद से केंद्र सरकार जो आपकी कांग्रेस है वो भी गिर जाती है। ठीक, उसमें लोकपाल का कार्य क्या होता है? बोले मंत्री संत्री, बोले सरकारी मंत्री संत्री जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब भी अगर भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो एक लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी और वो लोकपाल इन पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, अगर ये उसमें लिप्त पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आया लोकपाल क्या है? वही लोकपाल जैसी ही संरचना अगर राज्यों के स्तर पर है, राज्य में एक लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा वैसे ही। ठीक है, जैसे वहां पर आपका लोकपाल रहेगा और वो लोकपाल एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें आपका समझिए सरकार होगी, जो भी सरकार का व्यक्ति है, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी भी होता है। अब वो समझो कि कई वर्षों तक क्यों नहीं भैया यहाँ पर केंद्र के स्तर पर लोकपाल का गठन हो पाया, क्योंकि बहुत समय तक तो विपक्ष का नेता ही नहीं था, कांग्रेस बुरी तरीके से साफ हो गई थी और विपक्ष की पार्टी वही थी केंद्र के स्तर पर। बोले विपक्ष की पार्टी ही खत्म हो गई, जो 10% की सीमा होती है, जो लिमिटेशन होती है, उसके आधार पर विपक्ष का नेता ही नहीं था। तो इस आधार पर जब सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष का नेता ही नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस गिरी थी, भाजपा आई थी, तो मंत्री संत्री सब सुरक्षित थे, लोकपाल का गठन ही नहीं हुआ 8-10 साल तक। ठीक, तो ये तो हो गई केंद्र के। अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये लोकायुक्त का मतलब ही है आपका ऐसे ही राज्य में आपके जो मंत्री संतरी हैं, इनको आपका आपराधिक गतिविधियों में अगर ये भ्रष्ट पाए जाते हैं या मिल जाते हैं ये, तो इन पर कार्रवाई कैसे होगी, उसके लिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का गठन किया गया। और ये कानून बोले वैधानिक अधिकार, बोले 1975 में ये कानून बन जाता है, जिसका उद्देश्य होता है एक स्वच्छ और अनुक्रियाशील गवर्नेंस, मतलब एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा। अब ये अपॉइंट कौन करता है? देखो इसके परिधि में कौन कौन आता है? मंत्री साहब आ जाते हैं, विधानमंडल के सदस्य आ जाते हैं, समस्त कर्मचारी निगम परिषदों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ लोग छूट रहे हैं। कौन छूट रहे हैं? जो हमारे चेयरमैन साहब है ना यूपीपीएससी के, ये भी इसमें छूट रहे हैं, इनको छूट दी गई है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। जो हाईकोर्ट है, ध्यान से देख लो, इसमें हाईकोर्ट भी नहीं है, तो उच्च न्यायालय ने यहाँ पर बाहर रखा है अपने आप को लोकायुक्त से। बोले करो भ्रष्टाचार, हम आते ही नहीं इसमें।
यूपीपीएससी में भ्रष्टाचार क्यों है इतना? क्योंकि भ्रष्टाचार की ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए लोकायुक्त के दायरे से बाहर कर दिया, जबकि लोकायुक्त में बेसिकली रखना चाहिए, ठीक है। आप ऑटोनॉमी के नाम पर, स्वायत्ता के नाम पर भ्रष्टाचार थोड़ी ना कर सकते हो, और वो भ्रष्टाचार की अनुमति मिली है, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति इतनी शानदार नजर आती है, ठीक, समझ में आया? तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो नियुक्ति, जो नियुक्ति है ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और यहाँ हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं और विपक्ष का नेता रहता है इनकी परामर्श पर, ठीक। इनकी पदावधि 8 वर्ष तक निर्धारित की गई है, और पदमुक्त भी इन्हें, पदमुक्त देखो लोकायुक्त का पद बहुत मजबूत रखा गया, अगर मजबूत नहीं रखा जाएगा तो कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो कार्रवाई कैसे कर पाएगा? इसीलिए हटाने का जो है एकदम व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही, जैसे हाईकोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जाता है ना, तो उसी आधार पर इन्हें भी हटाया जाता है, ठीक। प्रावधान देखते हैं, देखो लोकायुक्त को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, जो इसका चुनाव किया जाएगा किसी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होकर काम कर पाएगा। कोई भी अन्याय से पीड़ित व्यक्ति है, इसकी शिकायत पर यह कार्य कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इसके जो प्रोविजन है ना, इससे आपको चुनौती नजर आ जाएंगी, यहीं पर समझ लो साथ के साथ। जैसे दीवानी न्यायालय की शक्ति इसको दी गई है, सिविल जो कोर्ट होती है ना, सिविल कोर्ट के अनुसार इसके पास अधिकार है, समन कर सकता है, किसी को बुला सकता है, किसी के सार्वजनिक जो ब्यौरा है उसकी जांच कर सकता है, ठीक है, अगर न्यायिक मामला बनता है तो। बोले इसको सिविल कोर्ट के अधिकार तो हैं, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट के कोई अधिकार नहीं, अर्थात कोई भी आपराधिक मामला है उसकी जांच यहाँ पर नहीं हो सकती है। मान लो ये कोई भी संगठन जितने आते हैं, अधिकारी आते हैं, कोई आपराधिक मामला बनता है तो ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं, फिर वो मामला किधर जाएगा? उधर हाईकोर्ट निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेशन कोर्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपके मात्र दीवानी न्यायालय के ही अधिकार दिए गए हैं, समझ में आया? और इससे लूप होल भी देखो, चुनौती भी नजर आएगी लोकायुक्त के मामले में। फिर झूठी शिकायतों पर क्या है? बोले झूठी शिकायतों के मामले में कार्रवाई का भी अधिकार है। जैसे किसी मंत्री के विरुद्ध किसी ने झूठी शिकायत खुन्नस निकालने के लिए कर दी अगर, तो अगर वो पाया गया कि झूठी शिकायत कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है ये लोकायुक्त। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। फिर राज्य सरकारें, बोले देखो राज्य सरकारें लोकायुक्त को विशिष्ट कार्य के लिए और भी आपका अधिकार दे सकती हैं, लेकिन क्या कोई राज्य सरकार और अधिकार देगी? जितने कम से कम अधिकार रहे उतने राज्य सरकार सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ आपने बोला है बिल्ली से भैया आप दूध की सुरक्षा कीजिएगा, यहाँ तो वही बात हो गई ना। समझे इसका लूप होल? जो सीमाएं बतानी होगी, सीमाएं समझ में आएंगी। कैसे? पहली सीमा समझ में आएगी कि संवैधानिक जो निकाय हैं कुछ, जिन्हें इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। उदाहरण के तौर पर आपने हाईकोर्ट जजेस को इससे बाहर कर दिया, आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष साहब को, सदस्यों को इससे बाहर कर दिया। ये क्या है? ये इसके क्षेत्राधिकार से बाहर करना इसकी लिमिटेशन को दिखाता है। दूसरा, आपराधिक मामले या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं वो इसके दायरे से बाहर कर दिए, ठीक है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है। तीसरी लिमिटेशन बतानी है कि आप बोल रहे हो कि कोई भी मामला अगर जांच का प्रारंभ करना है तो कहां पूछना पड़ेगा? उस मंत्रालय से पहले पूछना पड़ेगा। बोले शिक्षा मंत्रालय में कोई घोटाला हुआ, ठीक, किसी व्यक्ति ने घोटाला किया, तो अनुमति कहां से लेनी है? बोले शिक्षा मंत्रालय से पहले लेनी पड़ेगी परमिशन, ठीक, ये प्रोविजन समझना। अब आप बताओ यार, मंत्रालय के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई लोकायुक्त कर सके, कोई मामला अगर चला सके, इसके लिए मंत्रालय कभी परमिशन देगा? बोले हमारी छवि खराब होगी कि नहीं होगी, हमारा क्रेडिट खराब करोगे तुम तो परमिशन ही नहीं देगा। अब ये बहुत बड़ा लूप होल है कि आपको पूर्व अनुमति उसी मंत्रालय से लेनी पड़ेगी। वही हाल है जो उदाहरण दिया अभी कि बिल्ली के आगे ही आपने दूध रख दिया कि इसकी सिक्योरिटी करो, पी जाएगी तुरंत, तो वही क्या है, मंत्रालय तुरंत पी जाएगा, हटाओ हम देंगे नहीं परमिशन। तो ये बहुत बड़ी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं लोकायुक्त के सामने। इसमें बहुत जरूरी है कि रीजनेबल जो भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं उसके माध्यम से सुधार किया जाए, तभी आप इस लोकायुक्त के प्रावधान को और प्रभावी बना सकते हो, ठीक, समझ में आया? तभी आप गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस से बदल सकते हो। अंतिम ऑब्जेक्टिव वही है। फिर समाधान आते हैं। देखो समाधान पोर्टल क्या है? एक जन सुनवाई पोर्टल है। जैसे नागरिकों के लिए कोई नीति लागू की जाती है, इंप्लीमेंट की गई, अब बहुत सारी शिकायतें रह जाती हैं नागरिकों की। अब नागरिक शिकायत कहां करेगा? बोले इसके लिए संगठन जाएगा, संगठन में कौन सुनेगा? इसे तो सुनता नहीं है। तो सरकार कह रही है एक पोर्टल आपको देते हैं, जिसे पोर्टल को जाना जाता है समाधान पोर्टल के रूप में, ठीक है। बोले हम कोई नीति लागू कर रहे हैं, उसके बाद जैसे सरकार ने कोई नीति का निर्माण किया, सरकार तो नीति निर्माता होती है ना, फिर उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो आपकी एग्जीक्यूशन में काम करती है, उसके साथ जो आपकी स्थायी कार्यपालिका होती है वो प्रशासनिक वर्ग होता है। तो बोले हमने नीतियां बना दी है, अब प्रशासन ने नीतियों को लागू कर दिया है, अब नागरिकों तक वो नीतियां पहुंची कि नहीं पहुंची। अब इस पर क्या है, नागरिकों को अगर कोई शिकायत है तो कहां करेगा? तो आ जाओ भैया, तुमको हम एक पोर्टल देते हैं जिसका नाम है समाधान। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, जनता की सुनवाई, जन सुनवाई के लिए पोर्टल दिया जाता है जिसको समाधान पोर्टल कहा जाता है। समझ में आया? उसके साथ साथ मान लो भैया फीडबैक मांगे, सरकार कहे हमें फीडबैक चाहिए भैया, ये हमने तुम्हारे लिए अन्न भेजा था, गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तर प्रदेश ने भेजा, मान लो गरीबों के लिए, प्रशासन ने वो गरीब कल्याणों तक, मतलब गरीबों कल्याण के लिए अन्न पहुंचाया कि अपने घर पे रख ली पेटियां, है ना, कि आटे की बोरियां घर पे रखी हैं। तो इस पर सरकार जब फीडबैक मांगेगी, फीडबैक अगर घटिया आया तो सरकार क्या समझ जाएगी? भैया प्रशासन से कैसे काम किया है। अगर फीडबैक बढ़िया आया तो प्रशासन समझ, इसमें भी अलग लूप होल निकाल दिए गए हैं कि प्रशासन में, अभी देखा होगा कि राजस्थान में एसआईआर के मामले में या बहुत सारी जो स्कीम्स हैं जब लागू की गई उसमें ऐसी ऐसी फोटोज अपलोड कर दी गई हैं कि बाद में निकल के आ रही
कि भैया क्या क्या अपलोड कर दिया है यो, है ना। तो ये तो अलग चीज हो गई, चलो उसमें भी लूप होल तो निकल ही आते हैं, लेकिन फिर भी एक इस तरह तक ऐसा तो नहीं कि 2-4 लूप होल के चक्कर में ये ई गवर्नेंस ही आपका दुष्प्रभावी हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बोले इसलिए सरकार ने कहा कि आपसे फीडबैक मांगा जाएगा, तो आप समाधान पोर्टल पर दीजिए। यदि आपको कोई शिकायत है, ठीक है, आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। उस शिकायत निवारण के लिए जो एक तंत्र है पूरा डेवलप किया जाएगा, उसके लिए आपको समाधान पोर्टल पर शिकायत करनी है। और वो प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आपने जैसे सड़क पे जा रहे हो, आप गड्ढा उड्ढा दिखा, अब गड्ढा उड्ढा दिखा, आपको क्या है भैया, मान लो आप लखनऊ में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, वहां गड्ढा उड्ढा दिखा, आपने शिकायत करनी चाहिए कि भैया देख लो यहाँ पीडब्ल्यूडी कैसे काम कर रहा है, हमें शिकायत करनी है, तो हम कहां पर जाएंगे, बोले सबसे पहले जाना है समाधान पोर्टल पर, ठीक है। उसके लिए आपको ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी है। ऑनलाइन शिकायत की आपने, आपने शिकायत कर दी, आवेदन कर दी, ओके डन। डन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, बोले हमें देखना भी तो होगा शिकायत हमारी पहुंची कहां तक है। तो दूसरा प्रोसेस है शिकायत की स्थिति अर्थात ट्रैकिंग करना। आप ट्रैकिंग कर सकते हो अपनी शिकायत कहां तक पहुंची है। मान लो टाइम हो गया, 1-1.5 महीना हो गया यार, कोई भी उधर से ना तो जवाब आ रहा है ना कुछ, प्रोसेस में आगे बढ़ रही है हमारी शिकायत, तो आप रिमाइंडर लगा सकते हो। मतलब आपने अनुस्मारक भेज दिया, आपने रिमाइंडर दिया, याद दिलाया कि भैया मालिक हमारी शिकायत पंजीकरण जो हमने की थी, ठीक, उसको ट्रैक कर लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, जैसे अपना प्रोडक्ट जो ट्रैक करते रहते हो आता रहता है, तो उसमें रिमाइंडर आपने लगाकर बताया सरकार को तुरंत, तो उसके बाद फिर सरकार क्या करेगी, तुरंत कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के बाद फिर आपसे फीडबैक मांगा है, फिर आप अंततः फीडबैक दे दो, ठीक। ये पूरा प्रोसेस है समाधान पोर्टल पर। इस तरीके से आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है, ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कैसे नागरिक केंद्रित शासन बनाया जा रहा है, उसमें आपका समाधान पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब जन शिकायतों की सूची से कुछ मामले बाहर रखे गए, जैसे कोई मामला आरटीआई से जुड़ा हुआ है, आपने आरटीआई में भी उधर साइड में मांग ली भैया इन्फॉर्मेशन, इधर भी आप मजा ले रहे हो, तो वो बाहर है। न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, उसकी मजा इधर नहीं ले सकते हो, कोई सुझाव जैसा मामला नहीं यहाँ पर, है ना। उसके साथ में कोई अगर सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी जो प्रकरण है, उसको आप यहाँ पर जन शिकायत के जो सुविधा सुनवाई पोर्टल है यहाँ पर नहीं ला सकते हो। इन मामलों को छूट दी गई है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे सीधी सी बात है, बहुत त्वरित तरीके से और बहुत मितव्ययी समाधान निकल सकता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रह सकता है। अगर प्रशासनिक इकाइयां क्या करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती हैं, तो उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है, अगर नागरिकों को यहाँ पर सशक्त कर दिया जाए, नागरिकों को यहाँ पर जागरूक कर दिया जाए कि समाधान पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन शिकायत करनी है, उसके बाद कैसे आपकी शिकायतों का निवारण होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे जो प्रावधान है अगर कर लिए जाएं, तो इन प्रावधानों के साथ हो क्या सकता है, सरकार और नागरिकों के बीच में एक सहयोगी संबंध स्थापित होगा और उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाएगा सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक। तो ये हो गया अपना कंप्लीट गवर्नेंस वाला जो भी यूनिट है, जितने टॉपिक दिए हुए थे 12वीं यूनिट में, यूनिट कौन सी है, बोले यूनिट है 12। उस यूनिट 12 में जितने टॉपिक थे अपने पास, वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। और हर टॉपिक को ऐसे ही नहीं किया है, हर टॉपिक को मेंस के लिहाज से कैसे उत्तर लिखना है, उत्तर लिखने में आपको सहजता रहे, तो वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश है। दूसरी चीज है पेपर 6 को लेकर के भी देखो डेली आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है, 16 तारीख से 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, उससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाना, ताकि आप 3 डेली आंसर लिख सको। इसके साथ पेपर 5 के बाद भी पेपर 6 शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर 6 आप डेली लिखना शुरू कर दोगे, तो वहां से 20 दिनों में अगले आप कंप्लीट कर सकते हो। 60 प्रश्नों के माध्यम से जुड़ जाना है, ऐड हो जाना है जल्दी से। 5 लगभग कंप्लीट हो चुका है, पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका भी आंसर राइटिंग हो चुका, 5 का भी आंसर राइटिंग कंप्लीट होने वाला है, 6 करेंगे 6 का कंप्लीट। इसके साथ पैरेलल में ही हम लोग 4 या 2 किसी एक पेपर को उठा करके शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग फीडबैक वगैरह देते रहा करो, पता चलता रहे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए लेक्चर को खत्म करते हैं, 1-2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद पेपर 5 अपना कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।